अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आज सैटरडे है, यानी एक ऐसा दिन जब दिल भी थोड़ा सा हल्का होता है और मूड भी अच्छा होता है। और आज तो वैसे भी मौसम भी इतना खुशगवार है, धूप के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और ऐसे हसीन मौसम में दिल खुद ही कहता है कि क्यों ना कुछ बड़ा सोचा जाए, क्यों ना अपने ख्वाबों को थोड़ा और ऊंचा किया जाए। क्योंकि हकीकत तो ये है कि जो लोग बड़े ख्वाब देखते हैं वही लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाते हैं। इसलिए बड़े ख्वाब देखें, क्योंकि ख्वाब सिर्फ रात को सोते वक्त नहीं देखने चाहिए। ख्वाब वो होते हैं जो इंसान को जागते हुए जीने का मकसद देते हैं, जो हमें हिम्मत देते हैं और हमें गिरने के बाद फिर से खड़ा होना सिखाते हैं। और हर इंसान के कोई ना कोई ख्वाब ज़रूर होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर, कोई इंजीनियर, कोई गाड़ी ख़रीदना चाहता है, कोई बैग, कोई घर, कोई कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई वालिदैन का सहारा बनना चाहता है। लेकिन याद रखें, ख्वाब सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, इनके लिए मेहनत, सब्र और लगन बहुत ज़रूरी होती है। और आज के इस खूबसूरत दिन पर क्यों ना हम ये वादा करें कि हम अपने ख्वाबों से कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। हम कोशिश जारी रखेंगे, तो मुस्कुराते रहें और बड़े ख्वाब देखते रहें। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा पैगाम आप सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया मौजूद है। जी सामिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि शहर लाहौर में बादल बरसेंगे, मगर लाहौरी जो है वो इंतज़ार ही करते रह गए और शहर लाहौर में बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसी। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में अगर आज बादल बरसे भी तो बहुत कम चांसेस है कि बाज़ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। मगर मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होने के बायस ये देखा जा रहा है कि बाहर ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो महसूस की जा रही हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकती होंगी कि बाहर जो है वो हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। अलबत्ता दर्जा हरारत तो बढ़ता जा रहा है, मगर हवाएं चलने के बायस ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर का जो मौसम है वो काबिल बर्दाश्त है। बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तहम आज हवा में नमी का तनासुब 31% तक जा पहुंचा है। तो ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर का मौसम लम्हा ब लम्हा जो है वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कभी शहर लाहौर के उफक पर बादलों के ढेरे दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है अभी बादल बरस जाएंगे, तो कभी जो है वो सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता है। अलबत्ता शहर लाहौर में अगर आज बादल बरसे भी तो हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात हैं, तेज बादल बरसने के कोई भी इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। तो आज दिन भर यही देखा जाएगा कि शहर लाहौर का जो मौसम है वो सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि हवाएं चलने के बाद जो है वो गर्मी की शिद्दत बाहर कम महसूस हो रही है। मगर ये देखा जा रहा है कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है हमें मशरूबात की जो स्टॉल्स लगे हुए हैं जगह जगह उनके ऊपर जो है वो खूब रश दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो लोग गर्मी से सताए होते हैं वो जब ऑफिस जा रहे होते हैं या दफ्तर से घर के लिए जा रहे होते हैं तो देखा जाता है कि वहां पर जो है वो लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। लोग जो है वो ठंडे मशरूबात से लुत्फ भी उठा रहे हैं। तो यही जो है वो जब मौसम तब्दील होता है, जब सर्दियां आती हैं तो लोग सूप पीते हैं, और इसी तरह जब गर्मियों का मौसम होता है तो लोग ठंडे ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख करते हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में यही देखा जाएगा कि शहर लाहौर का जो मौसम है वो गर्म और खुश्की रिकॉर्ड किया जाएगा। जी सामिया, ठीक है, थैंक यू सो मच। सामिया हमारे साथ मौजूद थी जो कि हमें वेदर के बारे में अपडेट कर रही थी। थैंक यू सो मच सामिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आज हम नमक के हवाले से बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में की गई एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक जो न्यूरोबायोलॉजी ऑफ एजिंग में शाया हुई, इस बात की निशानदेही करती है कि नमक का ज़्यादा इस्तेमाल ना सिर्फ दिल और ब्लड प्रेशर बल्कि हमारी यादाश्त पर भी नेगेटिव असर डालता है, ख़ास तौर पर मर्दों पर। यह तहकीक हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी रोज़मर्रा खुराक में शामिल एक आम सा इंग्रेडिएंट यानी सॉल्ट किस हद तक हमारी मजमूई सेहत पर असरअंदाज हो सकता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि नमक किन बीमारियों का सबब बनता है, किन अफराद को इससे परहेज़ करना चाहिए, ये जिस्म में किन हिस्सों को मुतासर करता है और इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हिबा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हिबा, सबसे पहले तो बताएं
कि जो न्यू रिसर्च आई है कि नमक हमारी जो मेमोरी है उसको कम करता है, इसमें किस हद तक सच्चाई है? अच्छा, दो तरह के नमक है। अगर हम देखें, एक जो टेबल सॉल्ट जो हम रूटीन में घर में यूज़ करते हैं, और एक रॉक सॉल्ट है। टेबल सॉल्ट वो है जो सी सॉल्ट को रिफ़ाइन करके प्रोसेस करके वो हमें यूज़ किया जाता है, उसके वो हमारे लिए नुकसानदेह है। अब वो सॉल्ट हमारे हर घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, खाने में भी वो यूज़ होता है, ऊपर डालने में भी वो यूज़ होता है, वो दैट इज़ नॉट गुड। हमने जो यूज़ करना है वो हमने रॉक सॉल्ट यूज़ करना है। रॉक सॉल्ट के ऊपर ये रिसर्च नहीं आई, लेकिन ये जो टेबल सॉल्ट्स हैं, वाइट सॉल्ट जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ये रिसर्च आई, क्योंकि इसके अंदर से जब सी सॉल्ट कब होता है, जब वो सी सॉल्ट को ड्राई कर दिया जाता है उसके पानी के समेत, और वो अगर डायरेक्ट सोर्स पे यूज़ करें, उसके अंदर बहुत मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारे यूज़ में आते हैं, लेकिन जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो वही मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं, और प्रोसेस के दौरान बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह और वो हम ले रहे हैं, और जिसके लेने की वजह से टेबल सॉल्ट के मुतालिक यही रिसर्च है कि वो एजिंग की तरफ भी जा रही हैं, याददाश्त की तरफ भी जा रही है। उसका साइड अगर हम देखें मेल हजरात में क्यों है, अब देखो कि मेल हजरात में ही ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल या हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज़ 60% मेल हजरात में पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है? रिसर्च में भी है कि मर्दों पर ज़्यादा इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कोलेस्ट्रॉल, देखें, जब ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे बेसिकली सॉल्ट ने हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने होते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब हम एक चीज़ को एक्सेसिव यूज़ करेंगे और बेजाय यूज़ करेंगे, हम हमारी बॉडी पे कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट्स छोड़ कर जाएगा। तो इस नेगेटिव इफेक्ट पे सबसे ज़्यादा असरात मेल हजरात पे हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा घर के अंदर अगर नमक कम है तो खाना अच्छा नहीं बना, ठीक है, नमक मुनासिब होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऊपर से डाल लेंगे, ये सारी चीज़ें मेल हजरात ही करते हैं। सेकंड जो मैं इफेक्ट की बात कर रही हूँ कि अगर हम मेल पर्सन में देखें तो उनमें मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। उनमें जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और उनको टेबल सॉल्ट हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते, तो कोशिश ये करनी चाहिए जो मेल पर्सनस हैं वो टेबल सॉल्ट को, जिसको हम एक होता है हमारा काला नमक जिसको कहते हैं रॉक सॉल्ट, कोशिश करें उसकी तरफ आएँ या प्योर सी सॉल्ट की तरफ आएँ। वो आपकी बॉडी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आपने देखा होगा ये सॉल्ट इनिशिएट कहाँ से हुआ था, आयोडाइज सॉल्ट क्यों हुआ था? जाहिर सी बात है, ये इंडिया में जब ये आयोडाइज सॉल्ट की कमी हो गई थी बॉडी में, तो बहुत सी बीमारियाँ निकली थी, जैसे कि ग्वाटर और बहुत सी जो है ना बॉडी में इन्फ्लेमेशन। बिल्कुल हिबा, आपने सही कहा। तो इस हवाले से भी हमें भी गाइड करें, हमारे व्यूअर्स को भी, कि बेसिक रोल क्या है नमक का हमारी बॉडी में। बेसिक रोल, नमक ने आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने हैं। पहली चीज़, हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट जब बैलेंस नहीं होते, जाहिर सी बात है हमें चक्कर आते हैं, हम डिहाइड्रेटेड पे जाते हैं, हमारी बॉडी क्रैम्प्स पड़ते हैं, हमें वीकनेस फील होती है। तो उस बॉडी को मेंटेन या उनके इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। और सॉल्ट किससे बना है? सोडियम और क्लोराइड से। ये दोनों चीज़ें हमारे NaCl यानी कि सोडियम और क्लोराइड, ये दोनों चीज़ें मिलकर सॉल्ट बनाती हैं, और ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। बट इसकी एक्सेसिव अमाउंट यानी कि 5 ग्राम से ज़्यादा अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है ये बॉडी में आपको बहुत से नुकसान देते हैं। आपकी बॉडी में एडीमा क्रिएट होने लग जाता है। आपको पता है वेट लॉस में जब हम वेट लॉस जर्नी करवा रहे हैं तो हम कहते हैं कि नमक और चीनी से थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि इसने एडीमा भी क्रिएट करना होता है, इसने बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करनी होती है, इसने और बहुत से आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही एक कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप? जी वालेकुम सलाम जी, चौधरी शाहिद गुमन आरिफ वाला से। जी मेरा माहिर ग़िज़ायात से ये नमक के बारे में सवाल है। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि टेबल नमक जो है ना, ये आम लोगों को नहीं पता, देहात में किसी को टेबल नमक का नहीं पता कि वो आम सादा नमक डली वाला वो इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा नमक चल रहा है। जैसे सबसे पहले वो नमक खास प्रोडक्ट है, मैं नाम लूंगा तो वो टीवी पे इशू बन जाएगा। हम जैसे मर्दों को 50 अबव को कौन सा नमक, डायबिटीज पेशेंट को या जैसे जिस तरह जो भी बीमारी का है उससे कौन सा नमक बीपी वाले आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए? मेरा आपसे यही क्वेश्चन है जी। ठीक है, वो कह रहे हैं उनकी एज जैसे 50 प्लस है, तो इसमें हमें कौन से सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहिए, और लोगों को नहीं पता कि टेबल सॉल्ट क्या है, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। वाइट नमक जो हम अमूमन घर में यूज़ करते हैं, जो रिफाइंड होकर आयोडाइज सॉल्ट के तौर पे हमें प्रेजेंट किया जाता है, वो टेबल सॉल्ट है, ठीक है। उसमें आप रॉक सॉल्ट जो है ना, आप घर में रॉक सॉल्ट यूज़ करें या सी सॉल्ट यूज़ करें,
प्योर जो सी सॉल्ट होता है, ये दोनों आपके लिए बेनिफिट है, आपकी हेल्थ के लिए भी। रॉक सॉल्ट का मतलब ये जो काला नमक आप यूज़ करते हैं या सेल्टिक सॉल्ट जिसको कहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी, हर सॉल्ट की क्वांटिटी आपने अपने हेल्थ के मुताबिक मेंटेन करनी है। एक्सेसिव कोई चीज़ आपने अपनी बॉडी के अंदर इंटेक नहीं करनी। जैसे कि ये 53 ईयर्स के, इनमें बॉडी में क्या चल रहा है, इनके हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ तो नहीं है, बीपी के मरीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं रहता। जिन लोगों को ग्वाटर का मसला है या हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला है, उनके लिए भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जिन पर्सन की कॉल आई है, इनको पता होना चाहिए कि पहले अगर मेरे हेल्थ हैजर्ड में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बहुत दफ़ा कार्डिक सर्जन्स भी ये कहते हैं कि आपने नमक का इस्तेमाल कम करना है क्योंकि ये बॉडी में एडीमा क्रिएट करता है। क्यों? हार्ट से रिलेटेड बहुत से इश्यूज सॉल्ट से रिलेटेड आते हैं। तो टेबल सॉल्ट जो घर में वाइट नमक यूज़ होता है उसको अवॉइड करें, रॉक सॉल्ट की तरफ जाए। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि रोज़ाना हम कितनी मिकदार में इसको यूज़ हमें करना चाहिए, और दूसरा जैसे अभी सर्दियां भी गुजरी हैं तो हम माल्टों के साथ लगा के खाते हैं, और यूजुअली जब हम सैलड बनाते हैं तो उसके ऊपर भी हम इसको छिड़कते हैं, या किसी भी फ्रूट के साथ हम खाते हैं, स्पेशली काला नमक वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर उसमें वो जो चने वगैरह या कॉर्नस हैं उसको वो भी बहुत ज़्यादा रोस्ट होते हैं, पीनट्स बहुत ज़्यादा रोस्ट होती हैं, तो क्या वो भी हमारे लिए डेंजरस हैं? अच्छा देखिए, रॉक सॉल्ट की जैसे मैंने बात की, अगर आप वो यूज़ करते हैं घर में तो हमारी बॉडी को उस सॉल्ट में जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी की नीड है। अब वो मिनरल जैसे मैंने 5 ग्राम कहा है, ये मैक्सिमम, इससे कम की डोज भी आप डेली में यूज़ करें। जैसे हम पिंच कहते हैं, आपने अगर खाने में भी जो नमक यूज़ करना है वो आपने आपने ये नहीं कि अपने टेस्ट बड को डेवलप करना है कि वो बैलेंस है, नहीं, आपने कोशिश करनी है 5 ग्राम से कम आपका जो है ना सॉल्ट पूरे दिन में इंटेक हो। और अगर आपने फ्रूट के साथ भी लिया है तो कोशिश रॉक सॉल्ट का, जिसको काला नमक भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। और आपने सैलेड पे अगर स्प्रिंकल करना है तो उसमें भी आप वाइट सॉल्ट को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी से ज़रा सा आप निकाल दें, तो आप देखें बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में स्मूथ हो जाएंगी, और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आपकी जो बॉडी में ऑर्गन्स के थ्रू चल रही होती है वो भी रिजॉल्व होंगी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे मैंने पूछा कि रोज़ाना हम कितनी मिकदार में यूज़ कर सकते हैं, उतनी यूसेज सेफ़ है और वो करनी भी चाहिए हमें? अच्छा, जैसे मैंने कहा 5 ग्राम से कम या इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना, और डिफरेंट चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे खाने में यूज़ कर रहे हैं या आप जो है अपने फ्रूट के साथ यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ मैंने जैसे कहा है, कुछ मिनरल्स हमारी बॉडी की नीड है। ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड ने हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है। आपने देखा होगा बहुत दफ़ा, अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो निढाल हो जाते हैं, बीपी लो हो जाता है, और जो है ना उनको डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। सबसे पहले ORS या निमकोल वाला पानी पिलाते हैं, उसमें क्या है, उसमें यही सोडियम क्लोराइड है जो आपकी बॉडी को, अगर हम डेली में रॉक सॉल्ट को, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्लाइंट से कहते हैं कि अगर आपको लो बीपी की शिकायत है, या आपका बीपी लो रह रहा है, या आपको घबराहट हो रही है, या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, तो रॉक सॉल्ट को थोड़ा सा लेमन के साथ 1 ग्लास ऑफ वाटर में आप इनके पिंच ऑफ सॉल्ट को लें। देखिए, मैंने पहले बताया कि एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ जो आपकी बॉडी में आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी को आएंगे, बेशक वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। तो हर चीज़ की क्वांटिटी बैलेंस की जाती है आपकी बॉडी में, और उसको लेना। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो आप लोग खाने में अपने नमक को पूरा रख के, और उसको आप और देखें पकाते हुए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आपने खाना बनाना है उसको खाने में जब आप भून रहे होते हो तब उस सॉल्ट को मत डालें। अच्छा। आपने जब स्टार्ट में आपने जब जैसे वेजिटेबल बनाई है, स्टीम में बनाए सारी चीज़ें, ऑयल के साथ उसको जब आप भूनते हैं तो दैट विल नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपने रॉक सॉल्ट को यूज करना है। टेबल सॉल्ट तो हम डाल देते हैं, रॉक सॉल्ट बेशक मतलब आप जब हम हांडी को भून रहे होते हैं या ऑयल डाला होता है उस टाइम पे जब हम नमक डालते हैं वो डेंजरस हाँ जी, वो उस टाइम मत डालें। आपने जब स्टीम में चीज़ें बनानी है उस टाइम पे सारी चीज़ें डाल के स्टीम में उसको पकने दें, ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ वेजिटेबल्स की या जो आपके जो मीट है उसकी वो वैसी ही रहे। और ख़ास तौर पे रॉक सॉल्ट को जब आप या काला नमक को डालते हैं तो वो आप बीच में डालें, भूनते हुए मत डालें, वो दैट विल नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जब हम दम पे रखते हैं तब भी हम डाल सकते हैं। आप देखें जैसे फॉर एग्जांपल आप ½ टीस्पून डाल रहे थे, अब से 1/4 टीस्पून पे आ जाए। आप अपने सॉल्ट की क्वांटिटी कम रखें, इतनी भी माइनस ना करें, क्योंकि आपको पता है खाने में अगर नमक नहीं होता तो वो टेस्टलेस हो जाता है। लेकिन आपने उसको इतना बैलेंस रखना है कि आपकी बॉडी के देखें बहुत जो किडनी पेशेंट्स हैं या आपके जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनमें जो बॉडी में या लिवर पेशेंट्स जो हैं उनके पेट में जब पानी भर जाता है या बॉडी में जब एडीमा हो जाता है तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें ये कहते हैं कि आप अपने सॉल्ट इंटेक
इंटेक को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर लेना, और उस मिनिमाइज में भी आपने कोशिश करनी है कि रॉक सॉल्ट या काला नमक का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। अच्छा भाई ये बताएं कि जब हम बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले नमक हमारे जिस्म के कौन से हिस्से पे इफ़ेक्ट करते हैं? अच्छा, सबसे ज़्यादा जो हम रिसर्च कहती है कि वो कहते हैं सबसे बॉडी आपकी एडिमा यानी कि इन्फ्लेम्ड होने लग जाती है, बॉडी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। आपको बहुत से अर्थराइटिस के फीमेल्स में आपने देखा होगा, ऑस्टियो अर्थराइटिस का या रोमेटिक अर्थराइटिस का आपने देखा होगा, उनके इन्फ्लेमेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उनके घुटने स्वेल होते हैं, उनकी बॉडी आपको पता है जिन लोगों की पफ़ी आइज़ होती हैं और जिन सुबह सो कर उठते हैं उनके आंखों के नीचे स्वेलिंग होती है या बॉडी बहुत इन्फ्लेम्ड होती है कुछ 10 मिनट के लिए और उनके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं या स्वेलिंग होती है, उनको सबसे पहले रिकमेंडेशन होती है कि आप अपना सॉल्ट इंटेक कम करें। अच्छा, ठीक है। तो ये सारी सिम्टम्स हैं कि अगर आपको ये अलामतें आ रही हैं तो सबसे पहले आप अपना सॉल्ट इंटेक कम करें और ऐसा टेबल सॉल्ट को मिनिमाइज कर दें और कोशिश करें कि रॉक सॉल्ट या आप काले नमक की तरफ आएँ, क्योंकि देखिए स्लो एंड स्टेडी ये टेबल सॉल्ट आपको आपकी बॉडी को नुकसान दे रहा है, और जिस तरह आप इसको यूज़ करें और जिस क्वान्टिटी में आप यूज़ करें वो क्वान्टिटी आपकी बॉडी के लिए गुड नहीं है। तो ये अगर आपको ये अलामतें आ रही हैं, आपकी बॉडी स्वेल हो रही है, आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपकी नी में पेन स्टार्ट हो रही है, या आपको लग रहा है कि आपका नी या पाँव बहुत स्वेल हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ में सबसे पहले अपनी चीज़ में से कौन सी चीज़ कट करें, आप टेबल सॉल्ट को कट करें और जो सॉल्ट यूज़ करें उसकी क्वांटिटी सबसे कम करें। ठीक है। अच्छा, आपने बात की कि अक्सर ख़वातीन जब सुबह उठती हैं तो उनको पफ़ी आइज़ की शिकायत होती है और उनके जो हाथ पैर हैं वो बहुत ज़्यादा सुन रहते हैं 10-15 मिनट के लिए, तो ऐसा होता क्यों है और इसमें क्यों ये कहा जाता है कि नमक जो है आपने कम इस्तेमाल करना है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन? देखिए नमक जब एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट होता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले जो बॉडी में एक्सपोजर चीज़ होती है वो आपकी इन्फ्लेमेशन होती है, आपकी स्किन पे आपकी बॉडी में आपको सोजन फील होती है, और सबसे बड़ी बात आप लेथार्जिक फील करते हैं। तो ये अमूमन पेशेंट ये कहते हैं हमें तो निढाल फील हो रही है, हम सबसे पहले नमक और लेमन डाल के पी लेते हैं, लेकिन उसमें आप कॉज के तरफ जाएँ कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि यूट्यूब या नेट से जब आप सर्च करते हो पहले अपनी बॉडी को एग्जामिन करें कि आपकी बॉडी कहाँ लाए कर रही है और आपकी बॉडी में किन चीज़ों की डेफिशिएंसी है भी सही कि नहीं, या आप अमूमन फर्जी तौर पे अपनी डेफिशिएंसी बनाकर उसको इंटेक करने लग जाते हैं। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और अपने कंसल्टेंट से एक दफ़ा कंसल्ट कर लें कि वेयर योर बॉडी लाए राइट नाउ। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि उसमें जो मरीज़ हैं उनको या तो कम लेना चाहिए नमक या बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए? अच्छा, जैसे मैंने बताया कि एडीमा, लिवर सिरोसिस जिनको हो जाता है उनके पेट में पानी हो जाता है और जो है ना उनके पाँव और घुटने स्वेल हो जाते हैं, खासतौर पे पाँव और पेट में पानी हो जाता है लिवर सिरोसिस में, उनको नमक कम यूज़ करना चाहिए। जिनको जो है ना किडनी का इश्यूज़ है और पाँव स्वेल लेते हैं उनकी वजह से एडीमा हो जाता है उनको भी पानी कम इस्तेमाल करने के। जिनको हार्ट इश्यूज़ हैं, किसी के स्टंट डले हुए हैं, एओर्टा सर्जरी हुई हुई है, वो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे वो उनका सॉल्ट इंटेक कम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बीच में काउंट होती हैं। आप अपने कंसल्टेंट से, खास तौर पे जिनको हार्ट इश्यूज़ हैं, वो अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें कि मैं कौन सा नमक कितना यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद है भी सही कि नहीं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने फिजिशियन से या कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई नमक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे तो उससे जो है वो फॉलिश का भी ख़तरा होता है? अच्छा, देखिए ये एक्सेसिव मतलब एक हमारी क्लाइंट थी, वो हमेशा ज़बान के नीचे कुछ लोग चीनी रखते हैं, वो नमक रखती थी। अच्छा। तो वो करते 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 उनकी किडनी फेलियर की तरफ भी आ गए। तो ये एक नहीं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो उधर के कनाडा की मेरी क्लाइंट है, जो उधर की रिसर्च ने उनको ऑब्जर्व किया कि आप क्या अपनी डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो फिर उन्होंने उनको बताया कि मैं सॉल्ट अपने ना ज़बान के नीचे रखती हूँ, मुझे जब सॉल्ट जाता है तो मेरी बॉडी बड़ा एक्टिव फील करती है। बेसिकली वो उसकी थॉट थी कि वो एक्टिव फील करती है, लेकिन उसकी एक किडनी फेलियर की वन ऑफ द बिग रीज़न डॉक्टर सेट के ये उसका हो सकता है। तो हर कोई बॉडी हर लिहाज से डिफरेंट है, तो हर किसी की अपनी एक बॉडी ऑर्गन्स की ज्योमेट्री है जो हमारे अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में रखी है। कोशिश करें अपने आप को पहले खुद एग्जामिन करवाएं कि आपकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने से बचाना है आपने। तो किसी को अगर एक चीज़ हो रही है, आपको पता है कि दूसरा समझते शायद मुझे भी ये चीज़ हो रही है तो मैं भी ये चीज़ लेने लग जाऊँ, लेकिन नहीं, आप प्लीज़ उसको जो है ना कंफर्म करें कि इधर ये आपकी बॉडी के लिए बना भी है कि नहीं बना। तो फॉलिज के तो साइन कम है, कब सबसे ज़्यादा जैसे हाई ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा है, किडनीज को भी इफेक्ट करती है। किडनीज को तो जाहिर सी बात है अफेक्ट करता है, और हाई
हाई ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा कॉमन आता है कि पेशेंट को लगता है कि मेरा बीपी लो है तो मेरे सर में दर्द है, और अमूमन वो क्या करते हैं कि नमक स्कंजवी बना कर वो पी लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हैज़र्ड है। अगर आपको पता नहीं है कि आप पहले अपना बीपी चेक करें, अगर वो बॉर्डर लाइन पे है 120/80 है, 120/70 है, तो आप उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये नींबू पानी पीने की। आप अपनी एक्टिविटी में सिंपल वाटर इंटेक वैसे तो हम पी सकते हैं ना, हाँ जी, आप वैसे सेव है, आप पी सकते। लेकिन देखिए अगर सॉल्ट और जो शुगर है उसका इंटेक, वाइट शुगर और आप वाइट सॉल्ट, ये दोनों आपके लिए नुकसानदेह है, तो कोशिश करें इससे जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें। अच्छा, एक दफ़ा मेजर डिफरेंस बता दें पिंक सॉल्ट में और जो हमारा ये टेबल सॉल्ट है। अच्छा, ये जो टेबल सॉल्ट है ना, जैसे सी सॉल्ट में आपसे कह रहे हैं, सी सॉल्ट अगर प्योर है ना वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, उसके मिनरल्स बहुत फ़ायदेमंद है। बट सी सॉल्ट में क्योंकि जो उसको ड्राई कर लिया जाता है तब वो प्रेजेंट नहीं किया जाता, तो उसको प्रोसेस में लेकर जाया जाता है टेबल सॉल्ट बनाने के लिए। तो जब वो प्रोसेस में जाता है, रिफाइंड होता है, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसके बहुत से मिनरल्स खत्म हो जाते हैं और जिस तरीके से वो प्रोसेस होता है दैट विल नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सेकेंड जो चीज़ है वो हमारे आ जाते हैं रॉक सॉल्ट, जो कुदरत ने हमारे पहाड़ों में से हमारे लिए नमक आया जाता है और वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर आप उसको आदत बना लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपके ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है। और एक सॉल्ट आता है जो बाहर के लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एक एवोकाडो सॉल्ट आता है। अच्छा, वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल, कहाँ से आप? वालेकुम सलाम जी, मैं लाहौर से हूँ। जी फैसल, सवाल कीजिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अब जैसे आगे गर्मी का मौसम आ रहा है तो अक्सर क्या होता है कि लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो मेरे साथ भी यही होता है कि मैं जब बाहर से कहीं से आता हूँ तो मेरा क्या काम है कि मैं घर आता हूँ तो आके या तो पानी में नमक घोल के या शिकंजबी या नींबू पानी वगैरह बना के तो नमक का इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ, तो ये सेहत के लिए कैसा है, इस बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, गर्मियों में वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो फिर जब वो बाहर से आते हैं तो वो नींबू पानी बना के पीते हैं या पानी में इसको ऐड करके पीते हैं, तो ये कैसा है उनकी सेहत के लिए? जैसे कि मैंने पहले बताया, वाइट सॉल्ट को आप ना ऐड करें, टेबल सॉल्ट को आप ना ऐड करें, आप काला नमक या रॉक सॉल्ट को ऐड करें, वो आप आते हैं उसको पिएं। अगर आपको बीपी इश्यूज़ नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरा बीपी मेंटेन रहता है और मैं नॉर्मल अपने रूटीन में 120/80 रहता है, 130/70 रहता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि सॉल्ट जब आप नींबू पानी में यूज़ करें, नींबू पानी खुद एक इलेक्ट्रोलाइट है, आप उसमें सॉल्ट और शुगर डालकर उसको मज़ीद बना लेते हैं। सब मतलब ये सिर्फ टेस्ट बर्ड के लिए, आप सिंपल लेमन वाटर भी पी लेना अगर आप, तो वो भी आपकी डिहाइड्रेशन को कवर करता है। तो कोशिश करें सॉल्ट का इस्तेमाल कम करें, आहिस्ता आहिस्ता कम करें, और अगर करना है तो रॉक सॉल्ट या आप काले नमक का इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, आप आगे एवोकाडो सॉल्ट की बात कर रही थी, तो इसके क्या फ़ायदे हैं? मेरा एक क्लाइंट है, उसको IBS था और उसको कोई सॉल्ट सूट नहीं करता, ठीक है, ना उसको रॉक सॉल्ट सूट करता है ना उसको टेबल सॉल्ट, तो वो उसको हम रेकमेंड करते थे एवोकाडो सॉल्ट, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। ये यहाँ पे अफोर्ड नहीं होता, बाहर के मुल्क में एवोकाडो ऑयल भी होता है, वो बहुत 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 बेनिफिट है आपके लिए। इसी तरह एवोकाडो सॉल्ट बहुत बेनिफिट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ओवरसीज़ के क्लाइंट्स उसको यूज़ करते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, जो हमारे यहाँ पे कुदरत ने हमें अवेलेबिलिटी दी है, अल्लाह ताला ने हमारे पे ब्लेसिंग्स हैं, तो वो क्या है, हमारे पास रॉक सॉल्ट है, हम उसका इस्तेमाल करें, टेबल सॉल्ट को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी से स्किप करते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। हम सॉल्ट के हवाले से बात कर रहे थे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और हमें कौन सा सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे साथ मौजूद थी हिबा बुखारी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद मौजूद हैं। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन सी किताब लेके आए हैं, उनकी जानिब चलते हैं। महिल थे और खुदाई सो रही थी, वो सुबह जो सहरा में सादिक हो रही थी, फरिश्ते ईद मिलने आ गए उफ्तादगाह से, यकायक हंस पड़ी वो ज़िंदगी जो रो रही थी। ज़माना हम समाज था हिरा के पत्थरों का, दहाने नूर से पहली तिलावत हो रही थी। मुसल्ले पर मुक़द्दस नुक़रई अश्कों की झिमझिम, शबे आइंदगां की भी स्याही धो रही थी। पशेमानी को मीसा के अज़ल याद आ चुका था, फरामोशी सनम खानों से पत्थर ढो रही थी। ये खूबसूरत नात और अपने ही लहजे की और अपने ही अंदाज़ की एक नात जो है, ये है
जनाब शनावर इसहाक की, और मदफून आदमी की डायरी। ये किताब का नाम है जी, मदफून आदमी की डायरी। और शनावर इसहाक साहब बहुत खूबसूरत शायर हैं, हमारे अहद के एक उम्दा, मैच्योर और सीनियर शायर हैं। और ये किताब शाया की है कोलाज ने। कोलाज हमाद न्याजी साहब चलाते हैं इस इदारे को, और बेहतरीन जो किताबें हैं वो यानी मतन, बेहतरीन मतन या बेहतरीन टेक्स्ट मुंतखब करते हैं और उसको फिर किताब की शक्ल में शाया कर देते हैं। अब बात यह है कि तर्जमे भी उसमें हैं, शायरी भी उसमें है, और भी बहुत सारी नसर भी उसमें है, और बहुत सारा काम उन्होंने शाया किया। ये किताब भी उन्होंने शाया की। तो जैसे ही हमाद न्याजी का इदारा जब कोई किताब शाया करता है तो हम फ़ौरन यानी एक अलर्ट जारी हो जाता है हम तमाम लिखने वाले तालिब इल्मों के लिए कि कोई अच्छी किताब आई है। तो शनावर भाई को तो हम वैसे भी अदरवाइज़ भी जानते हैं और पिछले 20-25 सालों से जानते हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ में ये तशरीफ़ लाया करते थे। वैसे इनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है, लेकिन हल्का अरबाब ज़ौक़ पाक टी हाउस में जब हम इनसे गज़लें सुनते थे या इनकी गुफ्तगू सुनते थे तो हमें अंदाज़ा होता था कि ये एक मजा हुआ, एक पढ़ा लिखा, एक बाशऊर, एक साहिब इल्म शायर है और साहिब मुताला। और इसके अलावा मेरा इनके साथ जो मुख्तलिफ़ जगहों पे भी ताल्लुक़ रहा, यानी मुलाकातें रहीं, और रेडियो पाकिस्तान से भी हमने कुछ प्रोग्राम, एक मुझे याद आ रहा है हमने इकट्ठा किया। उस वक़्त असलम कोलसरी मरहूम, क्या खूबसूरत शायर थे वो शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो ये असलम कोलसरी साहब बड़े खूबसूरत शायर थे, उन्होंने होस्ट किया वो प्रोग्राम। बहरहाल कमिंग बैक टू दिस बुक, इस किताब को उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया जी। एक हिस्से में गज़लें हैं, उसमें से मैंने एक गज़ल आपको सुनाई है जो नातिया गज़ल है, और दूसरे हिस्से में बांस की कौंपलें के नाम से नज़मों का हिस्सा है एक, और उसमें ज़रा फ्री वर्स जैसे होता है वो, बल्कि नसरी नज़म कहना चाहिए, वो एक एक्सपेरिमेंट है। अगरचे ये रिवायत से मुंसलिक आदमी हैं और ख़ूबसूरत लिखते हैं, मतलब खूबसूरत रिवायत की चाशनी में डूबे हुए अल्फाज होते हैं इनके। इसके बावजूद उन्होंने नई जो रविश है, नई तो नहीं खैर कहना चाहिए, लेकिन उर्दू में निस्बतन नई है, नसरी नज़म, उस पर भी हाथ डाला। और क्या खूबसूरत नज़में हैं, बहुत उम्दा नज़में हैं, और इनकी दोस्ती भी हर तरह के बंदे के साथ रही है। तो मैं याद आ रहा है मुझे कि अपनी सवाने ही भी लिख रहे थे और बड़ा मज़ा आता था इनकी सवाने किस्तवार पढ़ते हुए, हमें अच्छा लगता था। और तीसरा हिस्सा जो है वो नज़में हैं जो आज़ाद नज़म होती है उर्दू की, वो हैं, बड़ी खूबसूरत नज़में हैं। इनके मौज़ूआत जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो ये है कि हमें ये कुछ माबादुत तबीयाती दुनिया में ले जाते हैं, और वो दुनिया टाइमलेस है, लेकिन हम चूँकि इस दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं जो तबीयाती दुनिया है यहाँ की, तो उस दुनिया में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमें मुलाकात हमारी होती है पुराने असनाम से, पुराने अकायद से, पुराने लोगों से, पुरानी दास्तानों से, पुराने अफसानों से। और उन्हीं अफसानों और दास्तानों और उस्तूरियात से ख़मीर उठा है शनावर इसहाक की शायरी का। इंतहाई पुरलुत्फ़ तजुर्बा होता है इनको पढ़ना, क्योंकि ये जो एक मुबारक अहमद ने कहा था ना कि जो है ना शायर जो है वो माजी बईद से मुस्तकबिल बईद तक देखता है, तो ये वही इनका जो कैनवस है बहुत वसी है शनावर इसहाक साहब का। ये वाक़तन माजी बईद पे भी इनकी पूरी नज़र है और मुस्तकबिल बईद पर भी इनकी पूरी नज़र है, और ये बता रहे होते हैं कि इस तरफ बात जाने वाली है, और मुसलमा हक़ाइक़ को चैलेंज करते हैं इनकी शायरी में। और इनकलाबी लहजा भी बाज़ुकात होता है, एक बादशाह रदीफ़ के साथ इनकी एक निहायत शानदार, बल्कि आप कहना चाहिए कि इनका तारुफ़ है वो वाली गज़ल, वो मेरा ख़्याल है कि हर अदब के तालिब इल्म को उसका मुताला करना चाहिए। तो ये आज किताब इसलिए हमने इसका ज़िक्र किया कि जो जदीद नए लोग लिखने वाले हैं, नए लोग जो लिखने वाले हैं, वो जो चाहते हैं कि शायरी की दुनिया में अपना नाम पैदा करें, वो इस किताब का मुताला ज़रूर करें। इसका दिबाचा एक और बेहद खूबसूरत शायर हमारे हम असर हैं, सीनियर हैं हमसे, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं, वो हैं शाहीन अब्बास। उन्होंने इसका दिबाचा लिखा है। तो मेरा ख़्याल है कि शनावर भाई की शायरी को पढ़े बग़ैर आप ये नहीं कह सकते कि आपने जदीद शायरी का मुताला कर रखा। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और गर्मियों का मौसम आते ही कपड़ों के अंदाज भी बदलने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि वो ऐसे कपड़े पहने जो हल्के भी हों, आरामदेह भी हों और देखने में भी खूबसूरत लगे।
इस बार फैशन में सादगी के साथ साथ थोड़ा सा स्टाइल और कलर्स की खूबसूरती भी देखने को मिल रही है, जिससे हर उम्र के लोगों के लिए अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। और आज के सेगमेंट में हम फैशन डिज़ाइनर के साथ ये बात करेंगे और जानेंगे कि इस समर में कौन से नए ट्रेंड्स चल रहे हैं और कौन से कलर्स और कपड़े ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं और आप कैसे आसानी से अपने स्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है फैशन डिज़ाइनर सायरा रिजवान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब सायरा सबसे पहले तो बताएं कि इस साल कौन से फैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं समर के कपड़ों में? समर में अभी आजकल तो आपको पता है फर्शी शलवार दोबारा इन होगी, तो बिकॉज कंफर्टेबल, हाँ बिकॉज कंफर्टेबल भी है, शॉर्ट शर्ट और राउंड हेम लाइंस के साथ, तो हर कोई यही, जी जी बिल्कुल बहुत डिसेंट लगती है। एक रिवाइवल ऑफ कल्चर सा लगता है, बहुत कूजी भी है, यू नो। स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, इवन वर्क प्लेसेस पे हम लोग जो पहन रहे हैं तो बहुत स्टाइलिश इसके साथ लगते हैं। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप्स, जैसे हमारे लॉन्ग कुर्ताज होते हैं जिसमें यू नो इंडियन चिकनकारी के कुर्ते हैं, पाकिस्तानी के हैं, भावलपुर का शेडो वर्क है, उसके अलावा लेसेस के साथ चिकनकारी, कटवर्क और ये सब, और सब बैलून पैंट्स तो एक और बूम के साथ आई हैं, वो भी बहुत लोग पहन रहे हैं विद शॉर्ट शर्ट। और यू नो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, व्हाटएवर सूट्स योर बॉडी, व्हाटएवर सूट्स योर वर्क स्टाइल। तो बैलून पैंट्स करें आप डिजाइन, क्या कस्टमर डिमांड करें आपसे बैलून जी? पैंट्स? एग्जैक्टली हाँ, जो एक्सपेरिमेंटल लोग हैं जो ट्राई करना चाहते हैं डिफरेंट थिंग्स, वो ऑब्वियसली कर रहे हैं, लेकिन सम पीपल वांट टू प्ले सेफ तो वो फर्शी शलवार पहन लेते हैं उसके साथ। लेकिन हमारे पास आजकल यू नो वैरायटी ऑफ ट्राउजर्स है, लेकिन सब यू नो ज़रा हैवी बॉटम के साथ ना, प्लाजोज भी हैं और हमारे पास घेरदार शलवारें भी हैं, गरारे भी हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर स्टाइल एंड यू नो पर्सनालिटी। आजकल वैसे भी मैं देख रही हूँ बड़े जो फ्लोई कपड़े हैं ना, जो देखने में भी लाइट लगे, फ्रेश लगे, हाँ। और पहनने में भी लगे कि भाई बस बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, कोजी से, वो बहुत ज्यादा इन है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। यू नो टॉप में हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा कम हो गया है, शॉर्ट शर्ट्स हो गई हैं ज़्यादा, और जो बॉटम है वो फ्लेयरी है बॉटम्स। वैसे आजकल क्या चल रहा है? शॉर्ट शर्ट्स चल रही हैं? जी शॉर्ट शर्ट्स ज़्यादा, शॉर्ट शर्ट्स चल रही हैं। उसके अलावा अगर कफ्तान देखें तो कफ्तान तो है ही इन ना, कफ्तान भी एकदम से दोबारा इन हुए हैं। कफ्तान में वो जो फुल शर्ट की स्टाइल में कफ्तान है, वो फुल लेंथ कफ्तान हैं, और उसके साथ आप स्ट्रेट पैंट्स कर लें, लेकिन वो भी बहुत वर्सटाइल लगते हैं, बिकॉज यू नो जो भी हम आजकल दे रहे हैं इट शुड सूट टू एवरी बॉडी टाइप। जैसे लॉन्गर वो शर्ट्स होती हैं तो वो या ना थोड़ी हैवी और बल्कि लोगों को अच्छे लगते हैं, और शॉर्ट शर्ट ज़रा स्मार्ट लोगों को अच्छे लगते हैं। तो यू नो इट्स ऑलवेज योर पर्सनल प्रेफरेंस के आपको कौन सा सूट। अच्छा बताइए, कलर्स कौन से अच्छे हैं, और जो समर पैलेट आई है उसमें कौन से कलर सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे हैं? सबसे ज़्यादा आइसक्रीम कलर्स हैं, लाइट soft कलर्स, जी सॉफ्ट पेस्टल कलर्स हैं, मिंट है, और उसके अलावा पेस्टल पिंक है, डस्टी पिंक जो जिसे आप कहते हैं, और उसके अलावा यू नो मोका में लाइट ब्राउन्स, स्किन स्टोन्स, वाइट तो एक है ही क्लासिकल समर पैटर्न, तो ये सारे कलर्स बहुत। अच्छा, आजकल मैं देख रही हूँ पहले जो थी ना शर्ट्स, वो थी डार्क कलर्स की और ट्राउजर्स लाइट, जैसे आपने भी पहना हुआ है, अब शर्ट है वो लाइट में है और ट्राउजर्स डार्क में आ रहे हैं, राइट? ऐसे ही चल रहा है? जी बिल्कुल, अभी कॉन्ट्रास्ट कलर के बॉटम और वो बहुत चलने लगे हैं, और स्पेशली फर्शी शलवार में। वैसे तो पहले हमारा कॉर्ड सेट चल रहा था, दोनों सेम प्रिंट था, तो वो प्रिंट ऑन प्रिंट जरा ज्यादा लगता था। तो अभी शर्ट इज प्रिंटेड और एम्ब्रॉयडर्ड, एंड द बॉटम्स आर यू नो या तो छोटी बूटी होगी उसमें या प्लेन होंगे, और कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, तो वो भी एक अपलिफ्ट देता है आपके फैब्रिक को, स्टाइल को। अच्छा, फैब्रिक की बात कर ही रहे हैं तो बताएं सबसे ज्यादा कौन से फैब्रिक्स जो हैं वो इन है इस दफा? लॉन है, स्विस लॉन है, कॉटन है, कॉटन नेट है, उसके अलावा ऑर्गेन्जास हैं, नेट्स हैं, शिफॉन्स ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि अब ईद भी आने वाली है तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा यू नो वो फेस्टिव लुक दे देता है अगर आप शिफॉन का दुपट्टा हो जाए, सिल्क दुपट्टाज हो जाए, अलॉन्ग विद योर लॉन और कैमरिक के जो ट्राउजर्स वगैरह के साथ। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि कौन से फैब्रिक्स हैं जो गर्मियों में नहीं होने चाहिए, उन पे बैन लगा दें, वो बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए गर्मियों में, और वो पहने हुए भी टैकी लगते हैं, अच्छे नहीं लगते?
वैसे तो मुझे ऑर्गेन्जा पर्सनली नहीं पसंद, क्योंकि ऑर्गेन्जा थोड़ा सा स्टिफ सा फैब्रिक है और ऑर्गेन्जा के दुपट्टे तो ऐसे हमारे दुश्मन होते हैं, हम उसको सेट ही नहीं कर पाते। ना आप सर पे ले सकते हैं और ना आपको वो बहुत खुले खुले वाइडर से वो होते हैं, आप उसको लेकिन बीच में बहुत स्टाइल आ जाता है तो हम कभी वो ले भी लेते हैं, लेकिन यू कैन नॉट यू नो कि उसको आप हैंडल नहीं ज़्यादा कर सकते, नमाज भी उसके साथ नहीं पढ़ी जाती, तो इसीलिए शिफॉन और सिल्क्स, लेकिन सिल्क भी वही दुपट्टे सर पे नहीं टिकते, लेकिन एक्चुअली ऑर्गेन्जा में ये कि वो चुभता भी है, जितना भी प्योर हो जाए वो थोड़ा सा चुभता भी है, और फिर समर के कपड़ों में जब हम एक्सटेंशंस दे देते हैं ऑर्गेन्जा की, वो भी बड़ी अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन ये देखें ना, अब या तो आप स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें या आप कंफर्ट की तरफ चले जाएं, या एक यू नो मिक्स ऑफ देम। तो एक मैं हमेशा ये कहती हूँ मॉडर्निटी के साथ आप थोड़ा सा अपना कंफर्ट और लाइफस्टाइल भी देखा करें, तो इट्स यू नो एक मीडियम पाथ लेना चाहिए हमें जो हमें सूट करें। ठीक है, अच्छा मैं देख रही हूँ आप अपने भी डिज़ाइंस लेके आई हैं, तो हमें ये भी दिखाएं कि इस दफ़ा कौन सी जो न्यू एडिशन है वो किया गया है, प्रिंट्स में क्या चेंजिंग आई है, कलर्स में क्या चेंजिंग है, तो हमें वो भी दिखाएं। जी आइए। अच्छा, सबसे पहले तो अगर इफ़ आई टॉक अबाउट प्रिंट्स, तो हमने जो जैसे काफ्तान की मैं बात कर रही थी, तो इसके ये देखिए ये लॉन्गर सिल्हूएट्स काफ्तान शर्ट्स हैं, प्रिंट के साथ हमने ये बनाया है, बहुत सॉफ्ट सा जी सॉफ्ट सा कलर, ग्रेज एंड पीचेस के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें, और इसके लॉन्गर स्लीव्स और ये काफ्तान स्टाइल बहुत प्यारे लग रहे हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तो अभी जो है ना स्प्रिंग में और अभी भी फर्दर समर में इसने एनहांस कर दिया। एग्जैक्टली समर के ये बटरफ्लाई के मोटिव्स आप मेरे अभी फैब्रिक्स में भी आगे देखेंगे हमने डिज़ाइन किए हैं, वो आज मैं ला नहीं सकी, लेकिन अच्छा इसके साथ हमारा शिफॉन का दुपट्टा था, ठीक है, इसमें भी प्रिंट ऑन प्रिंट का काम है और लेसेस से एसेंचुएट कर दिया हमें, और बॉटम इज लाइक अ लिटिल डार्कर, ये इसके साथ ठीक है, हम अभी इसी बारे में बात कर रहे थे। दिस इज लॉन फैब्रिक और बहुत कंफर्टेबल लूज जो है ना इसका पैलेट है, और ये अच्छा सायरा, यूजुअली ना गर्मियों में अगर हम किसी को देखें कि उसने बहुत वो ना कंफ्यूजिंग कपड़े पहने हो, तो देख के मूड खराब होता है और अपना भी मूड खराब होता है, लेकिन इस तरह के जो सॉफ्ट कलर्स हैं या बड़े फ्लोई से ड्रेसेस हैं, उसमें आप भी कंफर्टेबल रहते हैं और वो देखने में भी बड़े फ्रेश लगते हैं। एग्जैक्टली, गर्मियों में तो आपको एक लाइट कलर जो है ना वो ठंडक का एहसास देते हैं, तो अगर मौसम जैसे गर्म भी हो तो, लेकिन अगर आपने लाइटर कपड़े पहने हो तो वो एक तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते, डार्क कलर जो है जैसे ब्लैक हो गया, मैरून, ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो आपको और ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन लाइटर फ्रेश कलर मिंट पेस्टल पिंक्स ये सारे लाइट को जो है ना एब्जॉर्ब नहीं करते। अब हमने पहले आपको पीच सा दिखाया था, अब इसमें भी पीच एंड पिंक सा है, और इसके अंदर भी देखें ये फ्लोरल मोटिव्स प्रिंट्स हमने ये दिए हैं, एंड अगेन बटरफ्लाई के मोटिव्स हैं इसमें, कुरैशी की पहले बटरफ्लाई उसको स्टोन से एक्सेंचुएट किया है, एंड दिस दुपट्टा इज़ ऑल्सो बहुत फ्लोई साइज का दुपट्टा है। हमने ग्रेडियंट दुपट्टे बनाए हैं, ज़्यादातर ग्रेडियंट का मतलब होता है जिसमें दो कलर्स आ रहे होते हैं, यू नो लाइटर फ्रॉम डार्क, और इस तरह, तो इसको, और वाइट लेसेस एंड वाइट एम्ब्रॉयडरी आर द समर स्टेपल्स, और ये इसके साथ ये हमारा ट्राउजर है, कंट्रास्टिंग ट्राउजर है, एंड लाइट, ये अबाउट दिस इज ये जो बटरफ्लाइज, एग्जैक्टली, आई टोल्ड यू कि बटरफ्लाई यू गोना सी इन एवरी आउटफिट, और उसके अलावा यू नो कलर्स भी बहुत प्यारे हैं और प्रिंट्स भी अच्छे हैं। वैसे ये बताएं सायरा, आजकल आप क्या देखते हैं कि क्या नई एडिशन हुई है प्रिंट्स में, जो इस दफ़ा समर्स में प्रिंट्स आ रहे हैं, क्या वही है जो पिछले साल थे या कुछ न्यू एडिशन हुआ है इस दफ़ा? नहीं, हर दफ़ा हम लोग कुछ ना कुछ तो चेंज करते हैं, सो दैट यू नो इट ब्रिंग्स यू नो वैरायटी, जैसे वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ है, तो हम पिछले सीजन से यू नो चेंज करना चाहते हैं। तो प्रिंट्स के अंदर अभी समर में तो फ्लोरल्स ही बहुत ज़्यादा इन होते हैं, वी डोंट गो फॉर यू नो कलर ब्लॉकिंग की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वो हमने विंटर्स में बहुत एक्सपेरिमेंट किया होता है कलर ब्लॉक के साथ, तो इसमें फ्लोरल प्रिंट्स और उसके बाद इमेजरी होती है, जैसे बर्ड्स की इमेजरी है, बटरफ्लाइज की इमेजरी है, डिजिटल प्रिंट्स में जी, अगर आप सिल्क्स भी लें तो ये ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू समर एंड विच आर रिलेटेड टू यू नो स्प्रिंग, गार्डन इमेजरी, वो बहुत ज़्यादा। उसके अलावा हमने पहले एक्सपेरिमेंट आपने किया था पॉटरी से, आपने देखा होगा हमारे कफ्तान्स में थे, तो आर्किटेक्ट से था, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट समर्स एंड बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। अच्छा सायरा,
ऑब्वियसली गर्मियों में जब हम जाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, कॉलेज भी लड़कियां जाती हैं, यूनिवर्सिटीज भी जाती हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो 3 आपने मुझे सबसे पहले दिखाया है ना, ये भी आई गेस सेम ही है, सिमिलर है, ये भी हमें दिखाए, तो ये बड़े इजी टू कैरी हैं और देखने में भी बड़े फ्रेश इनकी वाइब है। एग्जैक्टली ये जो है एक ही रेंज के हैं ड्रेसेस और इसमें ऑलमोस्ट लाइक हमने प्रिंट ऑन प्रिंट रखा है और लाइटर कलर के साथ विद यू नो मिरर एक्सेंट्स के साथ और साथ शिफॉन दुपट्टास हैं विच आर वेरी इजी टू कैरी और स्पेशली एक्चुअली माय ब्रांड वर्क्स फॉर द बिजी वुमेन। तो जो बिजी लेडीज हैं उनके लिए ये पैलेट बहुत अच्छे रहते हैं कि दे आर रेडी टू वेयर, इजी टू कैरी, आप बस जस्ट परचेज करें एंड यू आर रेडी टू गो। जाती हैं वो तो ये बहुत अच्छे से कैरी भी कर सकती है, थोड़ा सा एक्सेसराइज कर लें, तो प्यारा सा बैग ले ले, हील्स ले ले साथ, तो ये ऑफिस वेयर भी बहुत अच्छा बन सकता है। अच्छा और दिखाएं थोड़ा फॉर्मल साइड। उसके अलावा मैं बताऊंगी कि आज जैसे अब मैंने ये पहना हुआ है, फर्शी खुद पहना है, तो दिस वाज अगेन वन ऑफ आवर कलेक्शंस। तो अभी एक ही ड्रेस रेडी हुआ था, तो ये इसमें भी देखें आप व्हाइट कलर के साथ यू नो all the beautiful colors of flowers and then we accented it with you know this शीशे का ताकि थोड़ा सा वो आ जाए और शिफॉन दुपट्टा है। अच्छा जो टसल्स वगैरह या बटन्स वगैरह हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मुझे लगता है बड़ा फोकस करके लगाना चाहिए, क्योंकि एकदम से जैसे इसमें स्टार्ट में बटरफ्लाईज आपने लगाई है तो एकदम से इसने लुक को इनहांस कर दिया। और टसल्स भी हम जो फैंसी सूट है उनके साथ भी देखते हैं, इतने बड़े बड़े भी आए होते हैं, और आपने प्लेन भी शलवार कमीज पहनी हुई है तो वो साथ इतने प्यारे लगते हैं, वो एक ड्रेस को अपलिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वैसे इसमें ज्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, ज्यादा और एक्सेंट्स नहीं थे, लेकिन इसमें प्रिंट ही जो है वो एक अपलिफ्ट कर रहा है ड्रेस को। और उसके अलावा हमने फिर थोड़े से एक्सेंट्स लगा दिए, क्योंकि गर्मियों में टैकी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा भरा भरा काम भी नहीं अच्छा लगता, कौन लपका कोरे का काम पहनेगा इतनी गर्मी में। मैं देख रही हूँ तो हल्के से आपके पास फॉर्मल्स भी हैं, जी, तो वो इसके अलावा कॉटनेट्स हैं, ये जो मैंने आपको बताया था कि वाइट एम्ब्रॉयडरी समर का स्टेपल है, तो वाइट एम्ब्रॉयडरी के साथ विद अ लिटिल ब्लिंग। अब इसमें कटवर्क आपको मैंने बताया था कि समर में ये डिटेलिंग बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है, ये कटवर्क की डिटेलिंग हो गए, सीक्वेंसेस हो गए, वाइट एम्ब्रॉयडरीज, कॉटन नेट का दुपट्टा, यू नो लाइक दीज आर वेरी समर यू नो स्टेपल एंड इजी टू कैरी लाइट ड्रेसेस। तो ऑफ वाइट जैसे आपको मैंने बताया इज एन ऑल टाइम फेवरेट। एग्जैक्टली, ये बहुत प्यारा है एंड यू नो हाँ, इसके साथ अब हमने सिल्क का दुपट्टा दिया, दिस इज अगेन अब यू नो लेस के साथ एक्सेंट्स करके, और इसके दुपट्टे ने इसको एकदम से बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर दिया है, बहुत प्यारा लग रहा है इसका दुपट्टा। और अब इसको हम कहते हैं बोरिंग की एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, ये जो इसमें कट वर्क्स एंड बोरिंग आई यू नो आईलेट भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में आईलेट कहते हैं, वैसे उर्दू में बोरिंग कहते हैं, तो हाँ बोरिंग की एम्ब्रॉयडरी होती है। तो दिस अगेन नॉट बोरिंग एट ऑल, इट्स वेरी प्रीटी। बोरिंग मतलब इसमें जैसे होल्स बनाना, आईलेट कहते हैं इसको, तो यू नो लाइक दिस थिंग, और विद इसको दुपट्टे के साथ एक्सेंचुएट एंड यू नो द ट्राउजर इज आल्सो हैविंग सम एक्सेंट्स। तो ये भी वन कलर और इससे ये डिटेलिंग से इसको अपलिफ्ट किया है, इसमें हमने प्रिंट नहीं डाला, जैसे इसमें प्रिंट था तो हमने प्रिंट से इसको एक्सेंचुएट किया, बट इसको एम्ब्रॉयडरी से किया। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स व्हिच यू एम्प्लॉय एक ड्रेस को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। अब अगर हम आ जाए एक और वाइट एंड ब्लू, द क्लासिकल कॉम्बिनेशन, यू नो दिस वन ऑल्सो, ये देखें, ये भी कॉटन नेट के हैं कपड़े, और इस पे भी एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंसेस के साथ हमने और प्ले किया है। स्टिचिंग में भी आपने न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए, और ऑब्वियसली हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं टेलर के पास, आप नई रेडीमेड लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देखें, उनको स्टाइल्स दिखाएं कि सायरा ने जैसे कपड़े हमें दिखाए थे वैसे ही हमें सिले में चाहिए। और इसके अलावा देखिए कलर्स आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं खुद। हाँ, इसमें दुपट्टा जो है वो भी कितना लाइटर है। अब इसमें हमने थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी दे दी, और वो डिफरेंट हम करते रहे, उसमें किसी में सिल्क था, किसी में शिफॉन्स था, किसी में कॉटन नेट था, बिकॉज यू नो समटाइम आपके इवेंट्स होते हैं लंच के लिए, डिनर के लिए, उसमें भी आप लाइटर कलर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और समर्स में वैसे भी ईस्टर्न पहनने का दिल बहुत ज्यादा करता है, बहुत अच्छा लगता है कि प्यारे प्यारे आपके सूट हो, शलवार कमीज हो, ट्राउजर शर्ट्स हो। एग्जैक्टली, और वो इन एक्सेंट्स के साथ अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, और हमारे पास अब क्या है इसमें? अगर डार्कर पैलेट में आ जाए तो मैंने दिस वन इज वेरी प्रीटी, स्टील, यस,
इसमें भी आईलेट एम्ब्रॉयडरी है। ये समर की एक्चुअली होती ही यही है कि आप ऑर्गेन्जास के साथ एम्ब्रॉयडरी करके पैचेस लगाते हैं, आप आईलेट की एम्ब्रॉयडरी करते हैं, यू नो सिल्क के दुपट्टाज एंड विद सम एक्सेंट्स। तो दीज आर सम ऑफ द ड्रेसेस जिसमें हम एम्ब्रॉयडरी जो है ना फ्लोरल करके इनको थोड़ा सा एक्सेंचुएट करते हैं। सो these dresses are मतलब easy to carry and you know light on pocket also। वैसा डार्क है जो कि प्यारा लगता है समर्स में, वो नहीं है जो थोड़ा सा आपको ना इतना आई कैचिंग नहीं है, वो वाला कलर नहीं है। दिस इज अ वेरी प्रीटी कलर, बड़ा सटल सा इसका शेड है। अच्छा और हमें दिखाएं, और हमारे पास क्या है? एक अभी मिंट में ये थोड़ा सा फ्लोई की तरफ, कहते हैं इसको समर्स का कलर स्टाइल। हाँ जी, अंगरखा स्टाइल में थोड़ा सा कर दिया हमने बिकॉज वी ट्राई टू चेंज द यू नो सिलुएट। तो इसमें थोड़ा सा घेर है। हाँ, ये ईद के लिहाज से हमने ये किया कि अभी आगे जो गर्मी में ईद आने वाली है, बड़ी ईद, तो इसमें हमने देखें ये जो सीक्वेंसेस है दिस इज नॉट एट ऑल गोल्डन या वो, ये सेल्फ में थोड़ा सा सिल्वरिश जो जस्ट हल्का सा टच देता है व्हेन द लाइट रिफ्लेक्ट्स, तो फिर आपको थोड़ा सा पता चलेगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा लग रहा है ना इसके साथ। जी, पर्ल्स आर माय ऑल टाइम फेवरेट, उनसे भी मैं एक्सेंचुएट करती हूँ चीज़ों को। और अगेन दिस दुपट्टा very pretty and light, easy to carry also with little embroideries। So this is also a cotton net you know fabric जो जिसपे ये आईलेट्स हुई हुई है। बिल्कुल, अगर इसकी डिटेलिंग में भी आए तो दिस वन इज अ वंडरफुल। इसके बाजू बहुत प्यारे बने हुए हैं। दिस इज वन ऑफ वंडरफुल थिंग। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत प्यारी कलेक्शन थी। और मुझे लगता है इसमें हमारे पास सॉफ्ट शेड्स भी हैं। अगर कोई चाहता है कि वो डार्कर टोन की तरफ जाए उसके लिए भी है। और इस दफ़ा समर्स में कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन से प्रिंट्स चल रहे हैं और किस तरह के स्टाइल्स चल रहे हैं, इस हवाले से हमने बात किया। हमारे साथ मौजूद थी फैशन डिज़ाइनर सायरा रिजवान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और लाहौर की आबादी के नंबर्स भले जो भी हों, लेकिन यह बात सच है कि शहर की पॉपुलेशन फिगर्स 1.5 करोड़ से ज़ायद हो चुके हैं। दुनिया के 90 ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी लाहौर से कम है, और यह इस बात की तरफ इशारा है कि जितनी आबादी ज़्यादा होगी इतने ही आपको वसाइल और चैलेंजेस भी ज़्यादा सामने आएंगे। लाहौर इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मामलात में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के दीगर शहरों से काफ़ी हद तक बेटर है, लेकिन अब भी कुछ चैलेंजेस मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फैमिली के साथ बाहर निकलें तो आपको सबसे पहले ट्रैफिक के रश का सामना करना होगा। कहीं शॉपिंग करनी हो, रुक कर खाना खाना हो, तो फिर आपको अपनी गाड़ी के पार्क करने का चैलेंज भी होगा। और अगर पार्किंग मिल भी जाए तो फिर फी घंटा के हिसाब से पैसे भी देने होंगे। यानी 1.5 करोड़ की आबादी को इंक्रोचमेंट के मसाइल के साथ रोजाना गैर कानूनी पार्किंग का सामना होता है। ये जहां ट्रैफिक के मसाइल को बढ़ाता है, वहीं पैदल चलने वालों के हक को भी खा जाता है। लाहौरियों को रोजाना आटे दाल के भाव के लिए महंगाई का भी सामना होता है। इस हवाले से कौन से इकदाम किए गए हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों की तकमील के साथ कुछ शहर के दीगर मसाइल और हल पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू जागो लाहौर सर। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा सर, सबसे पहले तो बताएं कि जो लाहौर में पार्किंग इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए कौन से इकदाम किए जा रहे हैं? इसमें हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं। एक तो एक हमारी जो ली पार्किंग कंपनी है उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, और उसमें 2-3 इनोवेशंस हैं जो हम लेके आ रहे हैं। एक तो हम जो पार्किंग का जो कलेक्शन का जो उनका फ़ी का मैकेनिज़्म है उसको डिजिटाइज़ कर रहे हैं और उसको कैशलेस की तरफ लेके जा रहे हैं। उसके बाद हमने मॉडल के तौर पे बरकत मार्केट में, लिबर्टी मार्केट में ये हम पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जो कि अच्छा चल रहा है। इसमें रेवेन्यू जनरेशन और मैनेजमेंट के हवाले से अच्छा एक फ़ीडबैक आ रहा है। एक तो ये ज़बरदस्त काम हो जाएगा और ये हम रेप्लिकेट करेंगे बाकी जगहों पे। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कंप्लेंट्स बहुत हैं, मुख्तलिफ आप समझें कि माफियाज हैं या जो भी हैं, फॉर एग्जांपल, तो उधर फिर हम एक कंसिडर कर रहे हैं कि इसको आउटसोर्सिंग की तरफ लेके जाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ लेके जाएं, ताकि मैनेजमेंट वहाँ पे पार्किंग के हवाले से हम बेहतर कर सकें। इसके अलावा हम
प्यूनिटिव एक्शंस ले रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें कंप्लेंट्स आती हैं वहाँ पे डेली हमारी रेड्स होती हैं, वहाँ पे हम अरेस्ट भी करते हैं, लोगों को फ़ाइन भी करते हैं, और वहाँ पे जो भी इस तरह की एक्टिविटी अनऑथोराइज पार्किंग में इन्वॉल्व होता है उसको हम पकड़ के उसके ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो हमारा विंग है LDA का, उसके थ्रू जो है हम वहाँ पे पार्किंग के जो हमारा सिस्टम है, जो स्लॉट्स हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्किंग प्लाजास की तरफ जा रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको ले के हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा ट्रैफिक का या पार्किंग का जो मैकेनिज़्म है वो लाहौर में बेहतर किया जा सके। ठीक है। अच्छा सर, जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, और दूसरा अब तक उन पर कितना काम मुकम्मल हो चुका है? इसके 2 फेजेस थे ओवरऑल। दोनों फेजेस मिला के तकरीबन आप ये कह लें कि 15,000 स्ट्रीट्स हैं, 1500 किलोमीटर की एवरेज उनकी लेंथ है। 700 किलोमीटर्स की आप सीवरेज लाइंस बिछ रही हैं पूरे लाहौर में, उन इलाकों में जहाँ पे ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं, जो आपके पेरिफ्री हैं या कोई अंदरून के या जो इस तरह के अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं। और तकरीबन 500 किलोमीटर के एवरेज जो है वाटर सप्लाई स्कीम है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स और इस तरह की जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो मेन एरियाज़ में तो हैं बट उन एरियाज़ में नहीं है, वो लग रहा है। फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया, फ़ेज़ 2 का काम चल रहा है और उसकी डेडलाइन हमने रखी हुई है 30 जून, और हम वीकली टारगेट रिव्यू करते हैं। आज भी मेरा रिव्यू है और अभी तक हम ऑन ट्रैक हैं एज़ पर द टारगेट, और हमें उम्मीद है कि जो हमारा अप्रूव्ड स्कोप है वो हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा अगर हमें लगेगा कि कुछ स्कोप के अलावा भी हमें कुछ जगह हैं जो मिस हो गई हैं, ऐड होनी है, वो इसके साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या जहाँ पे तरक्याती काम किए जा रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होता है, तो आप लोग जो सेफ्टी रूल्स हैं उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? इसके लिए एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव SOPs बनाई गई और इशू भी की गई, और तमाम एग्जीक्यूशन जो एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें ये इंश्योर भी किया गया, उनको बताया भी गया कि आपने ये पैरामीटर्स फॉलो करने हैं। उनको फिर रैंडमली चेक भी किया जाता है वक्तन फ़वक्तन, और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको इस बारे में इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं। और जहाँ हमें वायलेशन मिलती है तो वहाँ फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल साइट इंजीनियर्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक जो रेट लिस्ट होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाती है, लेकिन अक्सर जगह हैं जहाँ पे खुद साख्ता लोग प्राइसेस इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उस हवाले से आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं? उसमें हमने अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखी हुई हैं। रमज़ान में बहुत एग्रेसिव हम चले थे, फिर बीच में गैप आया, अभी दोबारा हम उसको पेस पकड़ रहे हैं। तकरीबन ऑन एवरेज हमारी 5,000 to 6,000 इंस्पेक्शंस होती हैं, जिसमें अभी कल का अगर आप देखें तो तकरीबन हमने 7,000 का मार्क टच किया, और उसमें फिर तकरीबन 83 के करीब जो शॉप्स हैं उनको सील भी किया, अरेस्ट भी हुए, FIRs भी हुई। तो वो डेली जो है ना, फिर जो वो लोग वायलेशंस करते हैं उनके ख़िलाफ़ काफ़ी हम सख्त कार्रवाई करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो गैर कानूनी LPG दुकानें हैं, इनके ख़िलाफ़ आप क्या कर रहे हैं? हाँ, इसके ख़िलाफ़ हमने टीम्स बनाई हैं, स्क्वाड्स बनाए हुए, और वो उनको विज़िट करते हैं, और जहाँ पे इल्लीगल ये डीकेंटिंग कर रहे होते हैं उस पे हम ना सिर्फ उनको सील करते हैं बल्कि उनकी जो भी वहाँ पे मशीनरी होती है जिसको वो यूज़ कर रहे होते हैं उसको भी कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, और वो रेगुलरली हमारा एक डेली का फ़ीचर है जो हम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि हम देखते हैं जो रश आवर्स हैं, जैसे सुबह 12 बजे या 8-9 बजे जो स्कूल ऑफिस के टाइम है, और फिर शाम को 5 बजे 4 बजे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। इवन तो बहुत से कॉरिडोर्स हैं जो सिग्नल फ्री हैं, तो इस हवाले से कोई इकदाम करें आप लोग? इसमें 2-3 तरह की चीज़ें जो करने की, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जितना इम्प्रूव होगा इन चीज़ों के मसाइल उतने ही हल होंगे, क्योंकि जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फोकस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होता है। तो उस पर आप देखें अभी मॉडर्न किस्म की हमारे जो मास ट्रांजिट सिस्टम्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं और इस तरह के मामलात। और इसके अलावा जो है वो हम रोड इंजीनियरिंग की तरफ भी जा रहे हैं, फिर टाइमिंग्स भी कर रहे हैं। कुछ रोड्स को कुछ स्पेसिफिक टाइम्स के लिए वन वे किया जा रहा है, फिर कुछ रोड्स को पेडेस्ट्रियन किया जा रहा है। तो मुख्तलिफ़ तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में एज़ पर रिक्वायरमेंट इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है। कि ना अक्सर जो रिहायशी इलाके हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, उसमें मिनी पेट्रोल पंप्स हैं,
जो कि इलीगल भी हैं तो और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हैं, आपकी जान के लिए भी बहुत ख़तरनाक है, तो उनके ख़िलाफ़ कब कार्रवाई करेंगे आप लोग? वो हमने उसको भी हम जिस तरह ये हमने LPG के ख़िलाफ़ हमने टीम्स को बनाया हुआ है, उनको हमने ये वाला मैंडेट भी दिया हुआ है और वो जहाँ जहाँ जाते हैं और इस तरह की कहीं भी कोई शिकायत आए तो उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर वो फिर एक्शन करते हैं। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल कीजिए, अपने टीवी पीछे से म्यूट कर दें। ये सवाल ये था कि मैंने कहा ये जो गैर कानूनी पार्किंग चार्ज कर देते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कोई, लेकिन जबरदस्ती सर्विस रोड पे पार्किंग बनाई है, दफ्तरों के सामने सरकारी दफ्तर के बाद पार्किंग है, वहाँ भी फीस लगाई हुई है, वो सर्विस रोड है, जबकि सर्विस रोड भी खत्म हो जाती है, पार्किंग की जगह नहीं रहती। ठीक है, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के हवाले से वो बात कर रहे हैं। वही इसमें मैं आपको बता रहा था कि एक तो हम जो अगर आप लोगों की कोई कंप्लेन हो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, पिक्चर भी बनाएं, हमें दें भी, ताकि हम उसको स्पेसिफिक जाके उसको हिट करें। इसके अलावा हम बाय लॉज भी लेके आ रहे हैं रेगुलेट करने के लिए, और इसके अलावा जहाँ जहाँ कंप्लेंट आ रही है उसको हम फिर एक्शन भी लेंगे, और जो बाय लॉज जब आ जाएंगे तो उसमें फिर हम रेगुलेट कर देंगे कि भाई ये एरिया अलाउड है पार्किंग के लिए, ये एरिया आप यूज़ नहीं कर सकते पार्किंग के लिए, और उसकी फिर जो वायलेशन होगी उसके खिलाफ फिर कार्रवाई। अच्छा सर, 9 पार्किंग प्लाजास भी बन रहे हैं लाहौर में, तो वो कितने इफेक्टिव होंगे? पार्किंग प्लाजा बहुत इफेक्टिव इस तरह भी होते हैं क्योंकि गाड़ियाँ बहुत स्पेस लेती हैं। जब वो आप कहीं भी पार्किंग लगाते हैं तो वो आपकी स्ट्रीट भी तंग हो जाती है, लोगों के गुजरने का भी रास्ता तंग हो जाता है। जब पार्किंग प्लाजास बन जाएंगे तो वो उसका इम्पैक्ट आएगा उन एरियाज़ पे, एरियाज़ ओपन हो जाएंगे, लोगों को भी गुजरने में आसानी होगी और गाड़ियाँ सिक्योर भी हो जाएंगी और पार्किंग का मसला भी हल हो जाएगा। तो ये बहुत इफेक्टिव है, पूरी दुनिया में राइज हैं और जहाँ जहाँ हमारे यहाँ पे लाहौर में भी यूज़ हो रहे हैं तो उसका अच्छा फीडबैक है। अच्छा सर, ये बताएं कि रात 8 बजे दुकानें बंद करने का ऑर्डर है, तो इसकी तफसीलात क्या है? जब ये एनर्जी क्राइसिस आए, थोड़ा सा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्रंच आया फ्यूल के हवाले से, तो फिर ऑस्टेरिटी मेजर्स के तहत ये नोटिफिकेशन हुआ और इसमें किया ये गया है कि शॉप्स की टाइमिंग 8 बजे है, रेस्टोरेंट्स की और मैरिज हॉल्स की टाइमिंग 10 बजे है, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस इन्होंने दी हैं जैसा कि फार्मेसीज़ हैं, बेकरीज़ हैं, तंदूर हैं और पेट्रोल पंप्स हैं। तो इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने बंद करना होता है ताकि लोग टाइमली उन चीज़ों को क्लोज़ करें और एनर्जी कंजर्व हो। बट ये सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस हैं। अब ये जो सिचुएशन बेहतर होती जा रही है तो आई कैन फोरसी कि ये शायद आगे बेहतर हो जाए। कितने टाइम तक ये रूल्स रहेंगे? ये अब जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी ईज आउट हो गई है और जो ये थोड़ा सा क्लियर होती है तो ये कंडीशंस अपलिफ्ट हो जाएंगी। अच्छा ये बताएं सर, बतौर डीसी आपने महंगाई के खिलाफ क्या इकदाम किए हैं? इसमें हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो यही है कि कहीं भी जो मुनाफाखोरी है या आप समझे होर्डिंग है उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। एक तो लोगों को फैसिलिटेशन करने के हवाले से देने के हवाले से एक तो हमारे जो सहूलत बाज़ार्स लगे, सहूलत उमदा गो बाज़ार लगे, फिर कुछ डीसी काउंटर्स के हवाले से कुछ स्टेप्स लिए गए। इसके अलावा जो वायलेशंस हैं उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा सख्ती की गई। अब पहले ये होता था कि कभी कभी हमारी टीम्स जाती थीं, चेक करती थीं और वो लोग जो हैं उसके बाद फिर वायलेशंस करते थे। अब हमने ना कॉन्स्टेंटली टीम्स पक्की इसी काम के लिए लगा दी हैं जो सुबह से शाम तक मुख्तलिफ एरियाज़ को स्कैन करते हैं और जहाँ जहाँ कंप्लेंट आती है उसके ख़िलाफ़ एक्शन खुद भी चेक करके लेते हैं। जहाँ जहाँ से हमें भी हमारे पोर्टल्स पे कंप्लेंट आती है तो उसको भी हम एड्रेस करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम अब्दुल वकील फारूकी है, मैं न्यू गार्डन टाउन से बोल रहा हूँ। जी जी जी, मेरा क्वेश्चन है डीसी साहब से कि ये लाहौर में जो है आवारा कुत्तों के बारे में इनका क्या इन्होंने एक्शन लिया है? हर जगह पे इतने ज्यादा आवारा कुत्ते हो गए हैं कि सुबह आप नमाज पढ़ने जाओ तो डर लगता है कहीं ये काट ना ले। छोटे बच्चे जो है ना वो डर के सहमे में फिर रहे होते हैं। अभी तक किसी ने उनके इतनी कंप्लेंट्स करने के बावजूद किसी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसके बारे में मैं डीसी साहब क्या कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने रेस किया। पिछले दिनों एक बच्ची की भी डेथ हुई थी इस हवाले से, और हम देखते हैं साल में 2 बार क्योंकि इनका बर्थ टाइम होता है तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गलियों में तादाद इनकी ज़्यादा हो जाती है और शहरी शिकायत भी बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि अक्सर बच्चे गलियों में खेल रहे होते हैं या हमने आना जाना होता है मस्जिद नमाज़ पढ़ने, जो घर के मर्द हैं वो जाते हैं,
वो भी डरते हैं और अक्सर पीछे भी लग जाते हैं, तो इस हवाले से क्या इकदाम करें आप? अब हमारी ना बड़ी इस पे एग्रेसिव पॉलिसी है। पहले तो कभी इस पे इतनी तवज्जो रूटीन में नहीं होती थी, रूटीन में एक चल रहा होता था, बट अब इसको डेली मॉनिटर भी हम करते हैं। मुख्तलिफ एरियाज़ में हमने स्क्वाड्स भी बनाए हुए जो परमानेंटली सिर्फ इसी काम के लिए हैं, और ऑन एवरेज हम तकरीबन 200 प्लस डॉग्स को हम वहाँ से रिमूव करते हैं उन एरिया से, क्योंकि जो वैसे जो एक पॉलिसी है उसमें तो उनकी जो किलिंग है उस हवाले से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर हमें ये होता है कि हमें उनको पकड़ के रेस्क्यू करना होता है उन एरिया से। तो वो हम डेली जो है हमारे स्क्वाड्स उनको कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, और वो स्कैनिंग करते हैं। तादाद बहुत ज़्यादा है इनकी, मतलब आप ये समझें कि लाखों में। तो वो डेली में मतलब आप इतना करते करते इसका इम्पैक्ट आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएगा। और मतलब काम स्टार्ट कर दिया है बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उसका बाकायदा हम डेटा भी मेंटेन करते हैं एरिया वाइज, और पूरी हमारी पूरा एक मैकेनिज़्म बना हुआ है। तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भिखारी माफिया। हम देखते हैं हर थोड़े अरसे बाद इनके खिलाफ क्रैकडाउन्स होते हैं, इनको उठाया जाता है, लेकिन फिर दोबारा ये एक्टिव हो जाते हैं। तो क्या ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हर थोड़े अरसे बाद इनका कमबैक हो जाता है, और हुकूमत क्या कर रही है इनके? अच्छा, इसका इशू पता है क्या है? इसका इशू ये है कि जो लेजिस्लेशन है ना वो इस पर सख्त नहीं है ज़्यादा ना। अच्छा, मतलब आप इनको पकड़ लेते हैं तो उस पर फिर ज़ाहिर है एक प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है, अरेस्ट होंगे, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे, वो एक लॉ है उसके तहत वो वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ ट्रायल होता है। तो उसमें जो प्यूनिटिव एक्शंस हैं या जो पनिशमेंट्स हैं वो इतनी रिगरस नहीं है। अगर ये हम थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करके थोड़ा सा इसको सख्त करने की ज़रूरत है। अगर ये हो जाए तो मेरे ख्याल में इसका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे तो सर ये तो हुकूमत का इंतजामिया का काम है कि वो इस पे ज़रा लॉस थोड़े सख्त करें, तो आप लोग इस पे गौर करें। इस पे हमने बिल्कुल रिकमेंडेशंस हमने दी हैं कि इसको थोड़ा सा जो है हमें सख्त करने की ज़रूरत है, ताकि जब कभी भी इस तरह का कोई हमें बंदा मिले या जो ये कर रहा है काम, तो वो फिर उसको इस तरह कंट्रोल किया जाए कि वो दोबारा वहाँ पर ना आए। ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, लाहौर से बोल रहा हूँ जी, असद डीएचए लाहौर से बोल रहा हूँ। जी जी, सवाल कीजिए। डीसी साहब से क्वेश्चन ये है कि मैं डीएचए फेज 3 रेड ब्लॉक से बोल रहा हूँ, और हमारे बिल्कुल साफ लगता है चरड पेंड। आज तक कोई प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट ना यहाँ पे आया है ना आता है। फिर इधर इतनी इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इसको कोई चेक ही नहीं करता। इट्स ह्यूज प्लेस जो कि सेंटर ऑफ डीएचए में है। तो कितनी दफा मैंने यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर हैं मैडम फातिमा, उनको भी शिकायत की, कोई फायदा नहीं हुआ। पीरा को भी कहा, कोई आता ही नहीं, कोई चेक ही नहीं करता। तो ठीक है डीसी साहब, मुझे लगता है बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट रेस किया है, और आई गेस आप भी इस पे नोटिस लें। और दूसरा मेरा भी ये क्वेश्चन है कि मुझे लगता है स्टार्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, जो मुख्तलिफ आपने वो फोर्सेस बनाई हुई हैं, स्टार्ट में बहुत अच्छा काम करे थे। रमज़ान में हम देखते हैं पूरा रमज़ान बहुत ज़्यादा इन्होंने एग्रेसिवली काम किया है, लेकिन अब पिछले दिनों एक केस भी आया है जिसमें इनकी शिकायत भी आई है, और मुझे लगता है एक्शन भी आप लोगों ने उस ऑफिसर के हवाले से लिया है। और दूसरा, जैसे ये बता रहे हैं कि बहुत से इलाके हैं जिसमें ये लोग जाते ही नहीं हैं, तो इस हवाले से अब आप क्या करेंगे? अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इस पे पहली बात ये कि वो जो एसी का नाम लिया उनको चेंज हुए हुए अभी काफ़ी मंथ्स हो गए हैं। अच्छा, वो चेंज हो गए, 3-4 मंथ्स हो गए। दूसरी बात ये है कि जो डीएचए है या इस तरह होता है, इनके अपने बाय लॉज होते हैं, या जिस तरह कैंटोनमेंट एरियाज़ हैं उनके अपने वो एक रेगुलेशंस होते हैं जिसके तहत वो ख़ुद उन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन है या जिस तरह आप तजावज़ात की बात करते हैं, वो बेसिकली वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। हमारे उसमें वो डोमेन में वो नहीं आ रही होती चीज़ें। बट जहाँ तक बात इन्होंने की प्राइस कंट्रोल के हवाले से और चरड पेंट को जो इंडिकेट किया है, तो वो डेफिनेटली वो मेरे नोटिस में बात आ गई है, तो डेफिनेटली हम उसको अब चेक भी करेंगे और उस पर फिर प्रॉपर एक्शन भी लेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि जब आप लाहौर में आए, आपने चार्ट संभाला लाहौर का, तो सबसे ज़्यादा कौन से चैलेंजेस थे या कौन से माफियाज थी जिनका आपको सामना करना पड़ा? असल में जो इस गवर्नमेंट का एक जो हॉल मार्क है वो ये है कि वो बिल्कुल जो है ना ए पोलिटिकल हो के एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, और उसमें जब कोई भी पॉलिसी आती है या जब कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें फिर किसी किस्म का चैलेंज या प्रेशर वो नहीं आता कहीं से भी, बल्कि सपोर्ट मिलती है हर तरफ से। तो वो चीज़ तो एड्रेस्ड है।
बाकी ये होता है कि ज़ाहिर है एक डेफिनेटली एक चीज़ होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से चैलेंजेस होते हैं, उसको प्लान करने के हवाले से, एग्जीक्यूट करने के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मसलन आते ही हमने एक बसंत कराई तो उसमें काफ़ी एक मेहनत की ज़रूरत थी हमें, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद काम हो रहा था, लॉज नए बने हुए थे, तो वो फिर एक हमारे लिए एक मेहनत का काम था। मोटर बाइक्स के ऊपर रॉड्स लगने थे, रूफ्स की सेफ्टी के ऊपर इंस्पेक्शंस होनी थी, काइट्स की रेगुलेशन होनी थी उनकी सेफ्टी के हवाले से। तो वो जो इवेंट बेस्ड चैलेंजेस आते हैं, जैसे फिर रमज़ान आ गया, उसमें फिर हमें मुख्तलिफ स्टेप्स लेने थे, फिर वो आ गए, फिर आगे अब आपका फिर ईद आई, उसके बाद फिर अभी ये आजकल सिख आए हुए हैं हमारे, तो वो इवेंट टू इवेंट फिर चैलेंजेस हमें आते रहते हैं, फिर उस पर हम मेहनत करते रहते हैं। फिर बीच में ये फ्यूल क्राइसिस आ गए, थोड़ा सा प्राइस हाइक हो गई, फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन, रेंट्स के, फेयर्स के, तो वो हमारा एक रेगुलर कोई ना कोई काम चलता रहता है, जिससे फिर हमें उसको हम फिर एड्रेस करते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जावेद, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से जी। जी जी, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि ये जो आप LDA वाले ना, जो मोहल्ला शॉप है अंदर स्ट्रीट के अंदर मोहल्ले हैं, सुबह सुबह आके ना एक इश्तेहार लगाते हैं LDA सील्ड, ठीक है, वैसे वो सील्ड नहीं की जाती, तो बाद में बार्गेनिंग करके वही सील्ड खत्म हो जाती है। या तो उसको प्रॉपर सील हो ना, वो दुकानें कहते हैं कमर्शियल कराओ, वो कमर्शियल हो ही नहीं सकती, मोहल्ले के स्ट्रीट के अंदर की मोहल्ले की कमर्शियल है ही नहीं, कहते कमर्शियल कराओ कमर्शियल कराओ, कमर्शियल तो मेन वर्ड की है। तो वो इश्तेहार लगाते हैं LDA सील्ड, इश्तेहार लगा दिया, सारे सील नहीं, 5-10 दुकानों को कर लिया, डील कर लिया, पैसे लेके खत्म कर दिया काम, फिर आगे 5-10 दुकानों को सील कर दिया। कौन सा इलाका है ये, नाम बताएं? ये टाउनशिप है जी। टाउनशिप, ठीक है जी। DC साहब, LDA एक अलहदा एंटिटी है, उनके अपने एक DG हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑपरेट करते हैं। आई डोंट नो वो किस तरह ये सील करते हैं या क्या इनका मैकेनिज़्म है, बट जहाँ तक हमारी टीम्स हैं या जब हम कोई एक्टिविटी इस तरह की करते हैं तो वी मेक श्योर कि उस पर जो भी वायलेशन है उन सबको हम जो है वो पकड़ें भी, और फिर कोई उसको फिर वायलेट ना करें, ये आई मेक श्योर। तो हमारे ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, आपको अगर जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या कोई खुद साख्ता महंगाई कर रहा है, आप लोगों ने जो रेट लिस्ट जारी की है उस पर वो प्राइसेस नहीं दे रहा, कोई दुकानदार बहुत ज़्यादा इजाफा करे, तो अगर कोई शहरी है वो ऑब्वियसली परेशान होते हैं इससे, तो वो आप लोगों को कैसे शिकायत करें? उसमें आप ऑनलाइन हमारा आप पोर्टल जो है उस पर फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, और हमारे व्हाट्सएप पे भी आप कॉल करके उस पर कंप्लेन, तो वो रेगुलरली आती भी हैं हमारे पास, और उस पर वो हम उसको मॉनिटर भी करते हैं। फिर वीकली में रिव्यू भी करता हूँ कि भाई वो कितनी कंप्लेंट्स आई थी, कितनों पे एक्शन हुआ, और फिर रैंडमली जो कंप्लेनेंट होता है उससे हम पूछ के फीडबैक भी लेते हैं। तो वो एक मैकेनिज्म, कंट्रोल रूम हमने अपना बनाया हुआ है जो 24/7 इसी काम के लिए बैठा हुआ है, और वो इन चीज़ों को देख रहा होता है। और ना सिर्फ प्राइस कंट्रोल, बल्कि कोई भी आपकी कंप्लेंट हो ना किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो वो आप ज़रूर हमें अप्रोच करें। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब क्योंकि डीजल भी सस्ता हुआ है रात में, और अब थोड़े हालात भी, क्रेडिट गोज़ टू आवर आर्मी एंड आवर करंट गवर्नमेंट के, उन्होंने इतने अच्छा मीडिएटर का रोल प्ले किया है कि बहुत हालात जो हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और ज़्यादा नॉर्मल होंगे। तो आपको लगता है जो प्राइसेस हैं मुख्तलिफ अशिया की, वो नीचे आएंगी? डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। रात से ही जब ये अनाउंस हुआ तो फिर हमने अपनी टीम्स को मोबलाइज़ किया, और पेट्रोल पंप्स पे हमने चेक किया कि भाई वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो मेजॉरिटी जो था वो इम्प्लीमेंट भी था, जहाँ हमें लगा कि प्रॉब्लम है फिर हमने उनको सील भी किया, बट मेजॉरिटी इट वाज फाइन। और उसके बाद ज़ाहिर है उसका इम्पेक्ट आपके ट्रांसपोर्ट फेयर्स पे भी आएगा। फिर उसके बाद जितनी भी आपकी सप्लाई लाइन है गुड्स की, ट्रांसपोर्ट की, फूड आइटम्स की, उस पर भी इम्पेक्ट आएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लाहौर के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से और उनके हल के हवाले से, और आवाम के लिए खुशखबरी भी है। DC साहब ने अभी बताया कि आने वाले दिनों में प्राइसेस कम हो सकती हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू, यू वेलकम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, और आज की तेजी से बदलती हुई कॉर्पोरेट दुनिया में एक नई बहस जोर पकड़ी है। क्या हम एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं जो जज्बाती तौर पर ज्यादा बाशऊर है या दबाव का मुकाबला करने में कमजोर? आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्ट पेरेंटिंग, एक ऐसा तरबियती अंदाज जिसमें बच्चों के जज्बात को समझने और उन्हें खुलकर इजहार का मौका देने पर जोर दिया जाता है। इसी तनाजुर में ये सवाल भी उठता है कि क्या ये नस्ल वर्क प्लेस के दबाव को मुख्तलिफ अंदाज में संभालती है,
क्या इनमें बर्दाश्त कम है या सिर्फ इनका अंदाज बदल गया है? और क्या अब कॉर्पोरेट कल्चर को अपनी लीडरशिप और एक्सपेक्टेशंस में तब्दीली लानी होगी? आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है कॉर्पोरेट ट्रेनर अहमद फवाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अहमद, सबसे पहले बताएं कि जैसे कि अभी बात की है सॉफ्ट पेरेंटिंग, जेंटल पेरेंटिंग, आजकल इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एंड टू सम एक्सटेंट इट इज़ गुड। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, उनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक दोस्ताना बॉन्ड उनका बन गया ना। जी जी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज़ के प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। Yes. तो इस वजह से जब वो मार्केट में निकलते हैं ना तो वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाते और जो हमारा एक 9 to 5 का टॉक्सिक कहना चाहिए या ट्रेडिशनल कल्चर, टॉक्सिक भी कह सकते हैं ना, कई हद तक होता भी है। जो ट्रेडिशनल कल्चर है ना वो आज की जनरेशन नहीं फॉलो कर पा रही, उनको बड़े मसले आ रहे हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंटली रिजाइन कर रही है, कंपनीज चेंज कर रही है। तो आपको लगता है कि इस सब में जो सॉफ्ट पेरेंटिंग है, जेंटल पेरेंटिंग है, इसका बड़ा मेजर रोल है? जी, मैं समझता हूँ 2 हिस्सों में, जैसे आपने प्रोज एंड कॉन्स की बात की है। अब सॉफ्ट पेरेंटिंग जो है ना उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुकी हैं। यानी हम देखते हैं कि 90s में जिन लोगों की शादियाँ हुई हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री फोकस किया कि सॉफ्ट पेरेंटिंग होना चाहिए, और वो ट्रेडिशनल जिसमें मार कुटाई थी, थप्पड़ चपेड़े वगैरह रूटीन थी, उन्होंने कहा कि अब ये नहीं होना चाहिए। तो उस सॉफ्ट पेरेंटिंग में बच्चे पले बड़े। अच्छा, इसमें नूर सबसे अहम बात यह है, अगर आप देखें मार्केट में जो बच्चे आ रहे हैं, अगर हम उस पर सिर्फ एक नज़र रखें कि सॉफ्ट पेरेंटिंग की वजह से वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये ज़्यादती होगी उनके साथ। उन्होंने सॉफ्ट पेरेंटिंग में रहते हुए जो माइंडफुलनेस अंडरस्टैंड की, सोसाइटी की ज़्यादतियों को बर्दाश्त ना करने का एक उनके अंदर आँख, जो खुद आगाही जिसको कहते हैं, वो डेवलप हुई, तो उसने ओवरऑल कल्चर को इम्प्रूव भी किया। यानी जो चीज़ें, जिन चीज़ों को हमसे पिछली जनरेशन ये समझती थी कि ठीक है इट हैपन्स, अगर बॉस ने सख्ती कर दी है और उसने अगर लूज जुबान इस्तेमाल कर दी है, अगर वर्क प्लेस पर कहीं पे लड़ाई झगड़ा और मुक्का मार कुटाई शुरू हो गई है, तो इट्स ओके। वो जिसे कहते हैं मर्द बन तगड़ा हो, और इस तरह की बातें की जाती थी। इन बच्चों ने या इनके पेरेंट्स ने जिन्होंने सॉफ्ट पेरेंटिंग शुरू की, उन्होंने एहसास दिलाया कि इट इज़ नॉट वेल एट ऑल। आपको वर्क प्लेस पर कुछ नॉर्म्स एंड एथिक्स को फॉलो करना है, और वो बाउंड्रीज हैं। सॉफ्ट पेरेंटिंग का मतलब अगर तो ये लिया जा रहा है कि हर चीज़ पर बच्चों को जो वो मुंह से निकालते हैं, मांगते हैं, वो दे रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि वहाँ पर बाउंड्रीज सेट नहीं की गई। लेकिन अगर सॉफ्ट पेरेंटिंग के साथ वालिदैन ने बाउंड्रीज को इंश्योर किया है, यानी अगर उन्होंने कहा है कि लेट्स से शाम के वक्त या एक सर्टेन टाइम के बाद घर का दरवाज़ा बंद रहेगा, और वो इस बात पर फर्म है लाउड हुए बगैर, लड़ाई झगड़ा किए बगैर, तो वो सॉफ्ट पेरेंटिंग भी है, और उसके साथ उन्होंने बाउंड्रीज को भी इंश्योर किया है। लेकिन अगर उन्होंने दरवाजे खुले रखे हैं 24 आवर्स के लिए, और वो बच्चों को आहिस्ता से कहते हैं बेटे नहीं करें नहीं करें नहीं करें, इट नेवर वर्क्स। सो एज सॉफ्ट पेरेंट, आई टू एम अ सॉफ्ट पेरेंट, तो मुझे ये अंदाज़ा है कि अगर आप सॉफ्ट पेरेंटिंग के साथ बाउंड्रीज को इंश्योर करते हैं, तो फिर आपके जो बच्चे आगे डेवलप होते हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ सॉरी आपकी पिछली जनरेशन से बहुत बेहतर डेवलप होती हैं। क्योंकि लीडरशिप देखें, अब पहले होती थी एक ही टाइप की लीडरशिप थी कि बस डंडा उठा लें और लोगों से काम लें, और आपको पता है कि लोग चोर हैं, वो काम नहीं करते। यस, आपने एक ही नज़र से देखना है कि ये काम नहीं करते, इनसे काम लेना है। तो इस पेरेंटिंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब सोसाइटी ने ग्रो किया, उनको अंदाज़ा हुआ कि ऐसा नहीं है, ये सब चोर नहीं है, जो घर से काम करने के लिए आगे वो काम ही करना चाहते हैं, तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें। वो होता है ना, कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स, पुराना फार्मूला था कैच पीपल डूइंग रॉन्ग थिंग्स। लोग गलती कर रहे हैं, उनको पकड़ें, उसके सजा दें ताकि एग्जाम्पल बने। अब ये आ गया कि कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स, उनको अच्छी चीज़ करते हुए पकड़ें और उनको उसी वक्त ही आप रिवॉर्ड करें, चाहे वो अप्रिसिएशन हो, अल्फाज का रिवॉर्ड हो, कैश रिवॉर्ड हो, कुछ भी। तो फिर उसकी भी एक एग्जाम्पल सेट होगी और बाकी लोगों को पता चलेगा कि अच्छा काम करते हुए भी पकड़ा जा सकता है और वो पॉजिटिव होगा। सो कंक्लूसिवली सेइंग, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव हरगिज़ इसको हम मिक्स नहीं कर सकते। जिस तरह मैं लास्ट टाइम आपसे जब डिस्कशन हुई थी यहाँ पर कि अगर हम जेन जी को टैग कर देते हैं कि ये सिर्फ वो लोग हैं जो किसी काबिल नहीं हैं और ये हर दूसरी चौथी दिन जॉब चेंज कर लेते हैं, तो ये ज़्यादती है। मेरे पास भी ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो काम करते हैं, सॉफ्ट पेरेंटिंग से डेवलप हुए हुए हैं, जेन जी के लोग हैं, और वो वाकई ही सख्ती, उस तरह की सख्ती जो कि बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करते। तो फिर तो ठीक है ना यार, वो तो फिर कॉर्पोरेट एथिक्स को रीडिज़ाइन कर रहे हैं।
तो और क्या चाहिए आपको वर्क प्लेस पर? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जो प्रेशर है ना, वो इट्स नॉट अबाउट कि कोई जनरेशन है, कौन सी जनरेशन है, एक प्रेशर होता है ऑफिस में जब आप जाते हो, तो एक नॉर्मल प्रेशर है। हाँ, वो कभी कभी टॉक्सिक प्रेशर में बदल जाता है, लेकिन प्रेशर होता है काम का। तो आपको लगता है ये जो जनरेशन है जेन जी, दे के नॉट हैंडल प्रेशर और ये ज़्यादा सेंसिटिव है, और इसमें जो जेंटल पेरेंटिंग है, सॉफ्ट पेरेंटिंग है, इसका बहुत ज़्यादा रोल है? देखिए, एक चीज़ जिसको हमें बिल्कुल माइंडफुली जहन में रखना चाहिए, जिस जेन जी की बात कर रही हैं आप, दे आर इनटू देयर 20s, राइट, अर्ली 20s हैं, कुछ मिड 20s हैं, इस एज में है। यहाँ पर आपकी जो टीन एज में हार्मोनल चेंजेस होती है ना, जिसकी वजह से आपको गुस्सा अचानक आ जाता है, मूड अचानक ऑफ हो जाता है, आप खुश अचानक हो जाते हैं, इट कंटिन्यूज टू ग्रो। आपका दिमाग पूरी, साइंस यही कहती है ना कि 25 ईयर्स तक तो आपका ब्रेन फुली डेवलप भी नहीं हुआ होता। उसके बाद डेवलप होने के बाद, कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद, आप पिक्चर पूरी देखने की सलाहियत पैदा करते हैं। औरतों का तो 25 के बाद फ्रंटल लोब फुली डेवलप हो जाता है, मर्दों का 50s में जाके होता है। इट टेक्स इयर्स, राइट। तो हम ऐसे ही बुढ़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बुढ़ापे में होता है जाके, पहले बर्दाश्त करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि डेवलप ही नहीं हुआ होता फुली। नेवर माइंड। तो इस मतलब ये है कि आप देखें, तो टाइम स्पेस देना थोड़ी सी। अगर एक यंग आदमी इमीडिएटली गुस्से में आ जाता है किसी बात पर, फ्लेयर अप हो जाता है, उसका जिसको हम इमोशनल लीकेज भी कहते हैं नूर, मिसाल के तौर पे मेरे वालिद ने, बॉस ने, या किसी ऐसे शख्स ने डांटा जिसके ऊपर मेरा इख्तियार नहीं चल रहा था, मैं सिर्फ डांट खा सकता था, तो फिर मेरा गुस्सा कहीं निकलेगा। हो सकता है वो छोटे बहन भाई पे निकल जाए, सबॉर्डिनेट पे निकल जाए, किसी दोस्त पे निकल जाए, तो उसकी स्पेस उसको देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लूज जुबान इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर वो थोड़ा सा इस तरह का हो रहा है तो दैट्स परफेक्टली ओके, कीप इट नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी इस पे, थोड़ा ऑफ टॉपिक भी चला जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे मर्द हैं, औरतें भी हैं, जो कि एकदम से बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करने लग जाती हैं। एकदम से एक गुस्सा नॉर्मल है, गुस्सा सबको आता है, लेकिन जैसे फिजिकल वायलेंस भी आ जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी आ जाता है। बहुत से ऐसे मर्द हैं, बहुत सी ऐसी औरतें हैं, अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा वो अब्यूज़ करती हैं, उनको बातें सुनाती हैं, मर्द भी हैं उसमें। तो किसी ने बड़ी प्यारी एक बात की थी कि ऐसा, और फिर वो कहते हैं हमारा इख्तियार हमारे काबू में नहीं था ना, अब फितरत बन गया है। तो हम कभी भी अपने बॉस को थप्पड़ नहीं मारते। हमारा बॉस हमें गालियां भी दे, हम कभी उसको थप्पड़ नहीं मारेंगे। हम अपने बॉस को गाली नहीं देंगे। तो हाउ कम जो हमारी पार्टनर है, हमारा पार्टनर है, हमारे बच्चे हैं, उनके साथ ही हम ये करते हैं? हम तब भी तो कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम अपने घर में भी इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे इख्तियार में है, दैट्स व्हाई हम बॉस को जाके थप्पड़ नहीं मारे, हम उसको गाली नहीं दे रहे। तो आई गेस ये चीज़ें इंसान के अपने इख्तियार में होती हैं। 100% होती है नूर। इनफैक्ट दो हिस्सों में अगर मैं बात कर सकूँ, एक ये है कि जैसे आपने बॉस की बात की ना, आप यहाँ पर कहीं पे भी आपके पास पुलिस के लोग बैठे होते, इनके साथ करें ना ज़रा इस तरह की हरकत कोई, वो आपको बताएंगे। तो दैट मीन्स, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो लोग हैं ना गुस्से वाले, जिनको कुछ समझ नहीं आता गुस्से में, ये बड़े अक्लमंद होते हैं। जो कूल एंड काम है ना, ये बेचारे मार खा के साइड पे हो जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा सियाने होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कहाँ पर गुस्सा मुझे ऐसा दिखाना है, ऐसा दिखाना है कि उसके बाद मुझे सॉरी भी नहीं करना, सिर्फ मुझे इतना ही कह देना है कि जी मैं तो गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आती। सो अगर आप कहीं पर, मैं एक छोटी सी बात ये जरूर करना चाहूँगा कि हमारे पास एक बहस अक्सर चलती है जी, जो बंदा गुस्से में बोलता है ना, या ऊंची बोलता है, या जो अपनी बात मनवा के रहता है, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग। जो बंदा कूल है, काम है, स्वीट है, उसको हम कहते हैं ये वीक आदमी है। अच्छा, इसको मैं जसिंड्रा जो थी न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म, कुछ ऐसा पहले उन्होंने छोड़ा, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा आई एम अ वुमेन एंड आई एम अ मदर। तो अगर मैं एक मदर होने के नाते सॉफ्टनेस मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन मैंने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं एंड आई एम गेटिंग थिंग्स डन, तो फिर उस शाउट करने वाले शख्स से मुझे कंपेयर मत करें जो सिर्फ शाउट करता है और काम नहीं कर सकता या करवा सकता। सो द पॉइंट इज, स्ट्रांग वो है जिसका अपने असाब पे कंट्रोल है, अपने गुस्से पे कंट्रोल है, जिसको पता है कि इमोशंस मैनेजमेंट किस बला का नाम है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर इस वक्त दुनिया भर में कोर्सेज होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जाते हैं। आपको बताया जाता है, ये जनरेशन स्पेशली बहुत ज्यादा फोकस कर रही है इस यस, आपको बताया जाता है कि आपके गुस्से की डॉलर वैल्यू क्या है। यानी गुस्सा अगर आप दिखाते हैं, आपके सबॉर्डिनेट उस गुस्से के बाद काम करने के काबिल नहीं रह जाते, तो आपने कंपनी का नुकसान किया है भाई। तो इस बात पे खुश ना हो कि मेरा गुस्सा बड़ा जबरदस्त होता है और वगैरह वगैरह। सो द पॉइंट आई वांटेड टू मेक इज, जैसे आपने बात की है, ये बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। यू टेल योरसेल्फ वेयर टू स्पीक एंड व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक।
तो अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं रिजाइन कर दें उस जगह से, और एक दफ़ा आखिरी दफ़ा जाते जाते बॉस के साथ ये वाली एक्सपीरियंस करके देखें, फिर वो बताएगा कि गार्ड से भी आगे जाने देना या नहीं जाने देना। हाँ, ट्रू, बिल्कुल ऐसे, और करना भी नहीं चाहिए, इट्स अगेंस्ट एथिक्स, मैनर्स। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये बताएं कि आजकल जो मैनेजर्स हैं हम देखते हैं उनका अपना एक स्टाइल है, ऑब्वियसली हर इंसान का एक अपना स्टाइल होता है, लीडरशिप स्किल्स, किसी में कुछ लोग लीडर्स नहीं होते, सिर्फ मैनेजर ही होते हैं, ये भी हम देखते हैं। तो जो करंट जनरेशन है, क्या उसके अकॉर्डिंग उनको डील करते हुए मैनेजर्स को चाहिए कि थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज कर ले, या आप ये कहेंगे कि इस ऑब्वियसली साइड बाय साइड दोनों चीज़ें चलती हैं, और सम हाउ जो जनरेशन है, जेन ज़ी है, उसको भी थोड़ा सा प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, तो इस हवाले से आप क्या टिप्स देंगे दोनों को? देखिए नूर, एक ना पहले एक जैसे मैंने बात की थी, एक स्टाइल होता था और वो ग्लोबली उसको फॉलो किया जा रहा होता था हर इंडस्ट्री में। अब कुछ अच्छे से चेंज हो गया, इसको कहते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप में क्या है, दो हिस्सों में ये डील करती है। एक ये कि लेट्स से आप मेरी टीम में हैं और मैं देखता हूँ यू आर अनएबल टू परफॉर्म एंड यू शो योर नर्व्स, राइट, एक ये नेचुरल सी चीज़ है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब मुझे एज लीडर ये देखना है कि क्या इनकी स्किल डेवलप नहीं है जिसकी वजह से परेशान होकर ये नर्व्स शो कर रही हैं, या कि एटीट्यूड ख़राब है। टॉप परफॉर्मर थी पहले, अब कुछ हुआ है तो अब ये काम नहीं कर पा रहे। इन दोनों को डील करने का एक तरीका नहीं हो सकता। तो पहले मुझे ये देखना होगा, अगर तो स्किल नहीं आती और उसके ऊपर काम ना कर सकने की वजह से एक प्रेशर होता है ना, आपने एक जॉब ली, उसमें काम नहीं हो रहा आपसे, तो आप बताना भी नहीं चाह रहे, परेशान भी हैं, एंड यू शो योर नर्व समटाइम्स। तो फिर मेरा एज लीडर काम ये है, अपनी उस वाली जो अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल है उसको साइड पे करके अंदाज़ा लगाऊं कि अगर यार इसको स्किल डेवलप करना नहीं आ रही तो आई हैव टू गेट हर ट्रेंड। मुझे एक बंदे के साथ इनको बिठाना पड़ेगा जो सिखाए कि ये 4 स्टेप्स हैं बेसिक जो फॉलो करना है, तो आप इसके लिए ये सीखें, उसके बाद फिर ऑन जॉब इसको रिहर्स करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद तीसरा स्टेप होगा जहां पर आप प्रॉपरली काम कर सकेंगे एंड यू विल रिलैक्स एंड एंजॉय डूइंग वर्क। तो अगर तो आपका स्किल का प्रॉब्लम है, मुझे एज लीडर अंडरस्टैंड करना है कि ये स्किल का मसला है, इसके एटीट्यूड का मसला नहीं है। नंबर 1 उस पर मैंने ट्रेन कर दिया। दूसरा है, इफ यू हैव बीन अ टॉप परफॉर्मर, अचानक परफॉर्मेंस खराब हुई है आपकी, तो फिर मुझे आपके साथ 1-to-1 बैठना होगा और आपसे पूछना होगा कि नूर, यू हैव बीन डूइंग एक्सेप्शनल जॉब, आपकी 6 साल की 5 साल की हिस्ट्री ये है, अचानक ऐसा क्या हुआ, व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद यू, आई एम योर सीनियर कोलीग, इफ यू ट्रस्ट मी यू कैन शेयर विद मी। हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, अगर मैं नहीं भी हल कर सकता फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो आई कैन इवन यू नो टेल यू दैट्स ओके, इट हैपेंस। एग्जैक्टली, आप अच्छे लिसनर बन सकते हैं, आप अच्छा मशवरा दे सकते हैं। एब्सोल्युटली, और इवन समटाइम्स यू सिंपली हैव टू बी अ गुड लिसनर, दैट्स इट। यू हैव टू गिव अ पैट ऑन द बैक कि यार यू कैन डू दैट। सो व्हाट आई वांट टू राइट हियर, लीडरशिप के स्टाइल्स चेंज हो चुके हैं, दुनिया ने एक्सरसाइज कर लिया है, उसके क्या मेजर चेंज आया है? सिचुएशन देखें कि वो सिचुएशनल लीडरशिप की जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर शख्स को किस टाइप की लीडरशिप की ज़रूरत है। हो सकता है उसको अभी स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, 4-6 महीने के बाद उसको अथॉरिटेटिव लीडरशिप की ज़रूरत पड़ जाए और आप कहें कि एनफ सेड, ये कहाँ है और ये काम होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू आर डेवलपिंग हिम फॉर अ प्रेशर, राइट। प्रेशर कुकर में आप उसको पकाना चाह रहे हैं, जो कि अगर आप उसको लीडर के तौर पर डेवलप कर रहे हैं तो वो लाजमी हिस्सा है। तो आपने सिचुएशन के मुताबिक अपना लीडरशिप स्टाइल चेंज करना है। आपने एक अथॉरिटी पकड़ के, या इवन अगर आप बहुत काइंड हैं, आप स्वीट, आप कहते हैं मैं गुस्सा नहीं करता, दैट्स रॉन्ग लीडरशिप स्टाइल। अगर हर जगह पे वो चल रहा है, टू सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए ना। जैसे वो कहते हैं ना, देखें गॉड फॉरबिड यहाँ पर आग लग जाए अगर, तो मैं बीइंग लीडर मैं क्या कहूंगा, चले बैठ के डिस्कस करते हैं क्या हमें इसमें निकलना चाहिए। अथॉरिटेटिव स्टाइल अपनाऊंगा कि निकलो बाहर, यही वाला रास्ता है, इधर से बाहर निकले, बाकी डिस्कशन बाद में होगी। और अगर यहाँ पर हमें डिस्कशन करनी है किसी मौजू पर, हमें कप चेंज करते हैं, डिज़ाइन चेंज करना है, तो हम बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं। सो 2 लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो डिफरेंट सिचुएशंस में काम आ रहे हैं और उसमें इफेक्टिव हैं, जो दूसरे सिचुएशन में गलत हो सकते हैं। सो दैट इज व्हाट द वर्ल्ड हैज लर्न एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू विद जेन ज़ी। तो आप उनके साथ भी अपना लीडरशिप स्टाइल चेंज करेंगे, वरना यू विल बी गॉन, यू आर अ हिस्ट्री। अच्छा, आपने जैसे जेन ज़ी की बात की, व्हाट शुड दे अंडरस्टैंड, आई थिंक नंबर 1, अब चूंकि आप लोगों ने आई एम श्योर पर्सनालिटी टाइप टेस्ट किए होंगे बहुत ज़्यादा, आपको अंदाज़ा होगा व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर, आपको हिस्ट्री का अंदाज़ा होगा, आपको ग्लोबल एक पर्सपेक्टिव समझ आ जाता है, तो आप बड़े आराम से अपने बॉसेस को भी पाक कर सकते हैं कि ये
खड़ूस ए टाइप है, एग्जैक्टली। और हम बहुत जल्दी जज भी कर लेते हैं, इवन हम किसी के साथ भी हो ना, हम फॉरन आइडिया लगा लेते हैं कि अवॉइडेंट पर्सनालिटी है, इनको एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है, कौन सा स्टाइल है। बात कर रहे थे हम कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में कि जो सॉफ्ट पेरेंटिंग है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है कॉर्पोरेट कल्चर पे, और कैसे जो आज की जनरेशन है और जो हमारे मैनेजर्स हैं, क्या मेजर चेंजेस हैं जो इन दोनों को लेके आने चाहिए अपनी ज़ात के अंदर, अपने ऑफिस कल्चर और एनवायरनमेंट के अंदर। मेरे साथ मौजूद है अहमद फवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। हुआ मेरे यार, होना था प्यार। वेलकम बैक। गाना आपने सुना, हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड सिंगर्स मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शोएब एंड शराज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जागो लाहौर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बताएं अपने बारे में, क्या करते हैं, कहाँ से हैं? हम लाहौर से ही हैं। बेसिकली हम दोनों ने शुरू इकट्ठे ही किया था, ठीक है, लेकिन शौक इसका था, शराज का। आप दोनों भाई हैं? हाँ जी, हम ट्विन्स हैं। अच्छा, ट्विन्स हैं आप, इंटरेस्टिंग। और दोनों सिंगर्स भी हैं? हाँ जी। तो हर काम एक जैसा करते हैं? ऑलमोस्ट। अच्छा, तो पढ़ भी रहे हैं साथ? स्टडी मैंने कंप्लीट कर ली है, अभी कर रहा है। क्यों? आप तो एक साथ काम करते हैं, हर तो फिर करते हैं, बस थोड़ा फैमिली इश्यूज की वजह से। अच्छा, तो क्या पढ़े हैं आप? मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया सीएस में। अच्छा, सीएस में। हाँ जी। और आप? मैं बीबीए कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आपकी कंप्लीट हो गया, आप स्टिल पढ़ रहे हैं? हाँ जी। तो साथ कोई जॉब भी कर रहे हैं, फुल टाइम म्यूजिक को दे रहे हैं? नहीं, जॉब भी कर रहे हैं। म्यूजिक तो साथ पैशन है, उसको साथ साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन जॉब भी आजकल तो करनी पड़ती है। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे ही है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो बताएं कैसे आए म्यूजिक की तरफ आप दोनों? गिटार से शुरू किया था मैंने। अच्छा, आपने स्टार्ट किया था? मैंने फिर आपने बीच में ज्वाइन किया? बिल्कुल। शौक था सिंगिंग का, वैसे ही करते थे। गिटार सीखना शुरू किया, गिटार सीखा पहले, गिटार सीख के फिर म्यूज़िक की तरफ भी ज़्यादा, सिंगिंग की साइड पे गाना सीखा, फिर खुद से सब खुद से सीखा हुआ मैंने। कितना टाइम हो गया? तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। तब पढ़ ही रहे थे जब आपने साथ स्टार्ट किया था? तो घर वालों ने सपोर्ट किया? घर वालों ने सपोर्ट किया, पापा ने गिटार लेके पहले सारे कहते थे क्या कर रहे हैं। हाँ, स्टार्ट में बाद नहीं में करते। फिर ये गिटार पापा ने लेके दिया मुझे। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो अब मतलब वो समझते हैं और सपोर्ट भी करते हैं? हाँ जी। ठीक है, तो कितना टाइम देते हैं म्यूजिक को आप दिन में? दिन में तो ऐसे नहीं, वीकेंड्स पे दोस्तों के साथ। अच्छा, मतलब बस चिल, हर रोज प्रैक्टिस नहीं करते? कभी कभी? स्टूडियो है मेरा घर पे, मैंने स्टूडियो बनाया था। अच्छा। तो स्टूडियो दोस्तों के साथ मिलके गाने बना रहे हैं, प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया था। अच्छा, आप लोग खुद भी अपना भी कोई रिलीज किया अपने सॉन्ग? हम लोगों ने अभी लिखे हुए हैं, लेकिन अभी रिलीज नहीं किया। बाकी रैप सॉन्ग्स रिलीज किए हुए हैं स्पॉटिफाई पे। अच्छा, तो कैसा फीडबैक आता है उस पे? अच्छा फीडबैक है, मतलब जो सुनते हैं रैप वो सुनते हैं। तो फिर अब बताएं हमें क्या सुनाएंगे आप? आपको फलक शबीर का मेरा मन।
तुझसे ही तो मिली है राहत, तू ही तो मेरी है चाहत, तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी। तेरी दूरी है कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी। मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, छूने दे होंठ तेरे जरा सपनों में अपनी बसा। तुझे अपना बना लूं, तुझे तुझसे चुरा लूं, तुझे खुद में छुपा लूं साहिबा। यही मुझ पे करम हो, तू ही मेरा सनम हो, मेरी तुझ पे नजर हो साहिबा। गम जुदाई का सह न पाऊं, है तुझे प्यार का वास्ता। तेरी दूरी है कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी। रात के